है ना। तो अब तक हम लोग जो देखो डिमांड एंड सप्लाई वगैरह पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग जो है थोड़ा इकोनॉमिक, अब रियल वर्ल्ड में से इकोनॉमिक कैसे वो था, बताया था ना कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो जो लैंड होता है ना, उस पर क्या मिलता है, रेंट, है ना। और लेबर को क्या मिलता है, वेज, ठीक है। फिर कैपिटल पे इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो एंटरप्रेन्योर का क्या रोल होता है, रिस्क लेता है ना। बाकी तो पता ही होगा कि लैंड, लेबर, कोई भी अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ही करना है, अब यहीं पे मान लो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट सेट हुआ, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या लगा है, लैंड, लेबर, है ना, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, तो ये लगा। तो ये 4 चीज चाहिए होता है किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, ठीक है। और ऐसे 3 बेसिक इकोनॉमिक क्या होते हैं जो एक्टिविटी, क्या होते हैं, कंजम्पशन, प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट, 3 चीज बेसिक होता है, ठीक है। तो ऐसे लिख लो 4 वो प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बस शॉर्ट में ही तुम लोग अपने रेफरेंस के लिए लिखते रहो, है ना। 4 प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, है ना। ENTRE, लैंड, लेबर, कैपिटल लिख लेना। फिर ENTRE PRENEUR, एंट्रे प्रे न्यूअर, ठीक है। तो ये हो गया वो 4। हाँ, तो क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज तो बारबेरिक लैंग्वेज है, ट्राइबल लैंग्वेज है ना इंग्लिश। तो जैसे इतना सोफिस्टिकेशन जो इंग्लिश में दिखाते हैं लोग, तो इंग्लिश का कोई रूल थोड़ी, क्योंकि बेसिकली ट्राइब से इमर्ज हुआ है। तो ट्राइब से इमर्ज हुआ तो कोई रूल रेगुलेशन था नहीं उसका, ग्रामर कुछ है ही नहीं, प्रोनाउंसिएशन कुछ है ही नहीं। तो वैसे इसको एंटरप्रेन्योर पढ़ना चाहिए, तो एंटरप्रेन्योर बोलते हैं लोग इसको। तो हाँ, तो ये ठीक है ना। अब देखो यही जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इसको अगर कंट्रोल करेगा कोई प्राइवेट, तो कैसा हो जाएगा, कैपिटलिस्ट मॉडल। इसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा तो सोशलिस्ट मॉडल है, कम्युनिस्ट मॉडल, ठीक है ना। तो इसी, अब तुम सोचो लैंड अगर स्टेट कर रहा है या लेबर या कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसी बेसिस पे तुम, अगर तुमको डिफाइन भी करना है कैपिटलिज्म, तो इसी बेसिस पे तुम डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब ये प्राइमरी फैक्टर है, मतलब ये बेसिक 4 चीज प्राइमरी है, इसके बाद बिल्ड होगा सारा चीज। ये चीज तो चाहिए 4 चीज जो वो करे। अब ये ऐसा जरूरी नहीं है कि अलग अलग हो सकते हैं, क्या पता एक ही आदमी में चारों चीज हो। जैसे मान लो एक किसान है, ठीक है, वो उसका जमीन भी है, उसका लेबर भी है, वो रिस्क भी ले रहा है और पैसा भी लगा रहा है ना। तो ये चारों चीज एक ही आदमी कर सकता है, ये चारों चीज अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कैपिटलिज्म में क्या है कि अलग अलग है चीज, क्यों, क्योंकि एंटरप्रेन्योर यहाँ पे क्या है, जो कैपिटलिस्ट है, जो वो है, उसका लैंड उसका हो सकता है, ठीक है, लेबर लेकिन किसी और का हो रहा है इसमें, है ना, कैपिटल उसका है। तो ऐसे अलग अलग 4 लोग मिलकर के 4 मान लो पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं, कोई अपना जमीन दे दिया, कोई पैसा दे दिया, कोई अपना पूरा लेबर दे देंगे, कोई बोल रहा है कि हम मैनेज करेंगे। तो ऐसे हो गया ये चीज, ठीक है ना। फिर ऐसे 3 बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, वो लिख लो, 3 बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो वही लिखो, कंजम्पशन, पहला कंजम्पशन, दूसरा प्रोडक्शन और तीसरा कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन लिखो। है ना। तो अब जैसे ये 3 बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा ना, क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। जैसे मान लो एक फैक्ट्री है, अभी एक सिंपलिस्टिक मॉडल मानो कि किसी एक देश में एक फैक्ट्री है सिर्फ, तो और उसी सारे लोग जितने पॉपुलेशन है वही काम करते हैं। तो मान लो वो फैक्ट्री चावल बनाती है, ठीक है, या ब्रेड बनाती है, ठीक। तो अब 4 लोग हैं और एक फैक्ट्री, और 4 लोग उस देश में रहते हैं, उस जगह पे रहते हैं। तो वो चारों लोग गए वहां काम करने, तो वहां पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन, ठीक है। फिर वो चारों लोग जो काम किए उसके लिए उनको वेज मिलेगा, ठीक। वो वेज पैसा जेब में आया, अब वो वही जा रहे हैं ब्रेड खरीदने, ठीक है। तो कंजम्पशन, अब वो जो ब्रेड खरीदेंगे तो कुछ प्रॉफिट अर्न करेगा वो जो ओनर है, कैपिटल फैक्ट्री का ओनर है, तो वो क्या करेगा, कैपिटल फॉर्म करेगा। फिर 2 रुपया अगर बचा तो उसमें सोचेगा चलो 1 रुपया का मशीन खरीद लें या कुछ खरीद लें। समझ में आ रहा है ना। ये बेसिकली ये ब्रॉड स्केल पे यही 3 चीज होता है, और चौथा चीज कोई हो नहीं सकता। और दूसरी चीज ये है कि ध्यान रखना, इकोनॉमिक गुड होते हैं ना और नॉन इकोनॉमिक गुड भी होते हैं। जैसे सनशाइन है, तो सनशाइन का तुम पैसा थोड़ी लगा सकती हो, नॉन इकोनॉमिक गुड है। तो ये सबको इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आएंगे। प्रोडक्शन, कंजम्पशन और जो कैपिटल फॉर्मेशन है, ये सब तो आ रहे हैं,
लेकिन इसमें ये तीनों, उसमें सनशाइन वगैरह नहीं आएगा, वाटर हुआ। अब पैक्ड वाटर अलग चीज है, वो अलग कंसेप्ट है, उसको बताएंगे। लेकिन जो, हाँ आजा, जैसे सनशाइन वगैरह है, वाटर है, ये सब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये नॉन इकोनॉमिक गुड है। अब सूरज का किरण जो सन रेज पड़ रहा है, इसको तुम थोड़ी इकोनॉमिक गुड में मानोगे, तो इस चीज को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी रहेगा। अब लेकिन दूसरी चीज क्या होती है कि जैसे हाउस होल्ड में हम लोग काम करते हैं, उसका भी पैसा नहीं मिलता है कि नहीं? जैसे मान लो घर में तुम झाड़ू लगाते हो, ठीक है, तो उसका पैसा तो मिलता नहीं तुमको, लेकिन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। ऐसा क्यों? जैसे कि, हाँ हाँ, ये एक रीजनिंग ये है। जैसे एक होता ना कि हाउस होल्ड में मान लो तुम बच्चों को पढ़ा रहे हो अपने घर में, ठीक है, अपने छोटे भाई को पढ़ाते हो, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में, मान लो ये क्वेश्चन पूछ दिया तुम लोग को प्रीलिम्स में, तो ये होगा ना कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आता है। अब तुम लिखे कि यू आर टीचिंग योर यंग चिल्ड्रन, ठीक है, या यंगर ब्रदर या जो भी है तुमको, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा कि नहीं? आएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ध्यान रखना। ये सब एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। लेकिन सूर्य का किरण ले रहे हो, पानी पी रहे हो झरना से, तो ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आएगा। इसमें इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा क्योंकि अल्टीमेटली तुम अपना लेबर लगा रहे हो उसमें, वो काम करने में, और तुम्हारा रीजनिंग कि अगर तुम नहीं करते तो कोई और करता। लेकिन अभी जीडीपी में इंक्लूड होता है कि नहीं ये चीज? हमारे जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें ये सब चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं। अगर अब जैसे मान लो तुम झाड़ू आज खुद लगा दिए, अब कल से तुम एक कोई झाड़ू लगाने के लिए रख लिए, उसका जो तुम वेच दोगे वो इंक्लूड होगा, लेकिन जो तुम खुद लगा रहे थे वो इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं इंक्लूड होता है? नहीं, इसमें कोई, बस क्योंकि डेटा नहीं इकट्ठा हो सकता इसका, कि यू कैनॉट मोनेटाइज कि हाउ मच केयर आई एम गिविंग टू माय यंगर ब्रदर। तो ये जैसे ये भी तो एक है सेंस ऑफ केयर देना, केयर इकोनॉमी बोलते हैं ना इसको, केयर इकोनॉमी। जैसे मान लो माँ अपने बच्चे पे ध्यान दे रही है, ठीक है, तो या तो उसको डे बोर्डिंग होता है उसमें डाल दो, तो उसमें पैसा तुम दोगे, तो वो तो आएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी में। लेकिन वही माँ अगर अपने बच्चों को खुद ध्यान दे रही है दिन में घर पर रह करके, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में, क्योंकि वो चीज का तुम मोनेटाइज नहीं कर सकते हो कि कितने रुपए का केयर दिया गया, ठीक है। तो बेसिकली स्टैटिस्टिकल रीजन के कारण ही वो चीज जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगा। समझ में आ रहा ना बात? तो जो हम लोग का प्रोडक्शन, कंजम्पशन और कैपिटल फॉर्मेशन, तीन बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये हमेशा दिमाग में बैठा लेना। चौथा कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन जब पूछेगा तुम लोग से, तो ऐसे ही कुछ कंफ्यूज कर देगा, कुछ और डाल देगा उसमें, ठीक है। तो उसमें वो सीधे बस तीन एकदम रूल ध्यान रखना, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? नहीं, प्रॉफिट अलग चीज है, कैपिटल फॉर्मेशन अलग चीज है। हाँ, जैसे कैपिटल फॉर्मेशन बेसिकली क्या हुआ कि जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसमें एडिशन करना है ना, या इन्वेंट्री जो बचा हुआ है, जैसे कि मान लो ये दो पंखा यहाँ लगा है, कल को एक पंखा और लगा दिया गया, तो ये कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अब जैसे मान लो दो पंखा लगा है, एक पंखा यहाँ लग गया, कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ लग गया, कैपिटल फॉर्मेशन। मान लो पूरा ये सीलिंग भर दिया गया पंखे से, कब तक कहोगे कैपिटल फॉर्मेशन है? एक मार्जिनल यूटिलिटी होता है ना। तो जैसे उसमें क्या होता है कि एक इस रूम में एक एसी की जरूरत है, या चलो एक और एसी लग जाएगा, लेकिन अगर इस रूम में 10 एसी लगा दो, तो मियरली ये थोड़ी तुम कह सकते हो कि फॉर कैपिटल फॉर्मेशन हम ढेर सारे एसी लगा दे रहे हैं। वो एसी तब तक का यूज रहेगा जब तक कि उस एसी से हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े। इसीलिए कंपनी में जब लेबर हायर करते हैं, किसी कंपनी में, मान लो कोई एक दुकान खोला है, ठीक है, मान लो पंचर बनाने की दुकान कोई खोला है, ठीक, तो उसमें मान लो एक आदमी चाहिए, एक मैकेनिक चाहिए, एक जो पंचर बनाता और एक मान लो जो हिसाब देखता है, 3 लोग उसमें चाहिए थे, ठीक। काम चल रहा था, एक और लड़का आया वहां पे जॉब करने, 4 लोग हो गए, चलो वो भी हेल्प कर दे रहा है। अब ऐसे करते करते मान लो 15 लोग वहीं जॉब करने लगे, ठीक। तो वो डिसाइड करेगा ना कि 15 लोग का तो काम ही नहीं है यहाँ पे। तो ये चीज का वो डिसाइड करेगा जब वो देखेगा कि हमारा जो 15 लोग हैं और प्लस हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, सबको डिवाइड करेगा, है ना। 5 लोग थे और मान लो 100 रुपए प्रॉफिट हो रहा था, तो पर कैपिटल प्रॉफिट कितना आया? 20 रुपए। 10 लोग हुए और 100 रुपए अभी भी प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना आया? 10 रुपए। तो यहाँ पे क्या है कि यानी प्रॉफिट अब डिक्लाइन कर रहा है। और इवन अगर मान लो प्रॉफिट 150 भी हो गया और 10 लोग हो गए तो भी डिक्लाइन किया, तो ऐसे तो उस कंपनी को लगेगा कि मेरा तो प्रॉफिट 150 हो गया, देखो हम 5 से तो 100 रुपए प्रॉफिट था, 10 कर लिए तो हम 150 प्रॉफिट हो गया। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है वो कि वो डिक्लाइनिंग रिटर्न दे रहा है ना। तो ये चीज भी ध्यान रखती है कंपनी जब कोई चीज हायर करते हैं हम लोग, जैसे उसमें कैपिटल फॉर्मेशन में, कि कितना कैपिटल हमको ऐड करना है, जब तक कि वो रिटर्न डिक्लाइन ना करने लगे।
बात समझ में आ रहा नहीं, ये चीज कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये 3 चीज लिख लो कि 3 बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और कैपिटल फॉर्मेशन। इसका लिख लो, वो क्या नाम है, डेफिनेशन भी लिख लो इसका, है ना। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का लिखो एडिंग वैल्यू, एडिंग वैल्यू टू ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और कंजम्पशन का लिख लो, कंजम्पशन का यूजिंग कमोडिटी फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स, यूजिंग कमोडिटी फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स, ठीक है। और कैपिटल फॉर्मेशन का लिख लो, ठीक है, इंक्रीजिंग द स्टॉक ऑफ, increasing the stock of real capital in a country or economy, in an economy, increasing the stock of real capital in an economy, ठीक है। तो ये बेसिक 3 एक्टिविटी होता है, ठीक है। अब जैसे कैपिटल फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट चाहिए ना भाई, कोई चीज अगर तुम कैपिटल लाना चाह रहे हो तो इन्वेस्ट करोगे पैसा, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चाहिए, सेविंग हमारे पास हो, ठीक है ना। तो देखो कैसे होता है, जैसे सेविंग होगा और तभी तो तुम इन्वेस्ट कर पाओगे, और इन्वेस्ट करोगे तो क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा। इसलिए इंडिया में क्या होता है कि हम लोग जोर किस पे देते हैं कि हमारा सेविंग रेट बढ़े, है ना। हम लोग किसी भी कंट्री में वहाँ सेविंग जरूरी, जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है, तो जब तक वो सेव नहीं करेगा, जैसे मान लो हम लोग अपना पैसा बैंक में नहीं डालेंगे तो बैंक लोन कैसे देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पाम पैराडाइज बन रहा है, ठीक, अब वहाँ पाम पैराडाइज में वो कोई, किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो 500-600 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है इकट्ठे अपफ्रंट कैश में दे, सब बैंक से लोन लेते हैं। तो अब मान लो यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से वो लोग लोन लिए, ठीक, तो वो लोन, वो जो पैसा है बैंक कहाँ से दे रही है, पैसा छाप तो नहीं रही है बैंक, है ना। एक्चुअली में क्या है कि यहाँ गोरखपुर के लोग जो वहाँ पे पैसा बैंक में जमा किए होंगे, वही पैसा वो सेविंग अकाउंट वो लोग मोबिलाइज करते हैं लोन देने में, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, फिर वो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो इसलिए हम लोग जो है सेविंग इंपॉर्टेंट है किसके लिए, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। तो एक कोरिलेशन में ध्यान रखना कि सेविंग से इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक। समझ में आ रहा है ना ये सब चीजें बेसिक, ये सब पढ़े थे नहीं तुम लोग पहले कभी, ये सब नहीं पढ़े हो, ठीक है, ठीक है। और अब वो लिख लो कि 3 वो होते हैं बेसिकली, जैसे जो हम बताए थे ना, जैसे स्कार्सिटी बताए थे, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, स्कार्सिटी। जब स्कार्सिटी होगी किसी चीज की तभी वो इकोनॉमिक वैल्यू उस पे, इकोनॉमिक वैल्यू उसका आएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, स्कार्सिटी बार बार तुमको जोर दे रहे हैं कि अगर कभी ये चीज तुमको देखना हो कि कोई चीज का इकोनॉमिक गुड में आएगा कि नहीं आएगा, तो ध्यान रखना स्कार्सिटी। जैसे सनलाइट है, तो सनलाइट इकोनॉमिक उसमें आएगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि स्कार्सिटी नहीं है सनलाइट की ना, ठीक। लेकिन नॉर्मल ये इस लाइट की स्कार्सिटी है, लेकिन सनलाइट की स्कार्सिटी नहीं, तो वो इकोनॉमिक गुड में नहीं आएगा। इसलिए किसी चीज का जो इकोनॉमिक उसका नेचर डिफाइन करता है क्या चीज, उसका स्कार्सिटी, ठीक है ना। तो ये लिख लो, ये एक लाइन लिख लो, ठीक है, ठीक है, कि द नेचर ऑफ, द नेचर ऑफ, द नेचर ऑफ रिसोर्स, द नेचर ऑफ रिसोर्सेज which are scarce, which are scarce generally command economic value, generally command economic value, economic value, है ना। जो अब लिखा है जनरली कमांड, है ना। तो जैसे इसमें क्या है कि जो रिसोर्स स्कार्स होंगे वो इकोनॉमिक वैल्यू। लेकिन देखो मान लो तुम मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हो, मॉर्निंग वॉक करने गए तो उसमें अपना तुम लगाए ना स्कार्स रिसोर्स, क्या लगाए, अपना लेबर, या एक्सरसाइज करने जा रहे हो तो अपना लेबर लगा रहे हो ना उसमें, लेकिन वो तो इकोनॉमिक वैल्यू नहीं क्रिएट हो रहा है ना। इसलिए जनरली लिखवाए हैं, हमेशा नहीं होगा लेकिन जनरली होगा। इसलिए कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें तुम अपना स्कार्स रिसोर्स लगाओगे फिर भी उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है, ठीक। मॉर्निंग वॉक करना हुआ, जिम जाना हुआ, खेल रहे हो तुम लोग, ठीक है ना। फिर तब आगे लिखो उसमें, ऐसे लिख लो ना, फॉर एग्जाम्पल ये लिख लो कि, हाँ लिखो फिर, देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज, देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज, देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज
that result from the use of scarce resources. There are certain activities that result from the use of scarce resources, yet do not command any price in the market. Yet do not command any price in the market. ठीक है, उसका एग्जाम्पल लिखे ना, वही मॉर्निंग वॉक हुआ, स्पोर्ट्स हुआ। फिर आगे लिखा, दीज एक्टिविटीज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दीज एक्टिविटीज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक, तो अब ऐसे एक तो तुम्हारा स्कार्सिटी वाला एक मेजर हो गया कि जो इकोनॉमिक रिसोर्स में कि स्कार्स होगा। दूसरा क्या होता है, प्राइस, मतलब वो चीज इकोनॉमी में प्राइस उसका हो किसी चीज का, तो उसको भी हम बोलेंगे कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है ना। जिस चीज का कोई प्राइस ही नहीं है, जिस एक्टिविटी का कोई पैसा ही नहीं देना होगा, तो उस चीज को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं काउंट करेंगे। बात समझ आ रहा है? इतना बेसिक तुम लोग को इसलिए बता रहे हैं हम, क्योंकि ये प्रीलिम्स में इतना ज्यादा बेसिक अब पूछने लगा है ना, और बेसिक में ही लोग फंस जा रहे हैं। क्योंकि ये जो तुम लोग को बता रहे हैं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि रमेश सिंह भी उठाओगे तुम लोग या एनसीईआरटी भी उठाओगे, एनसीईआरटी में भी इतना बेसिक नहीं लिखा हुआ है। और लेकिन जो पूछ रहा है ना यूपीएससी उसमें एग्जामिनेशन में, वो इसी तरीके से पूछ रहा है कि तुम्हारा एकदम फाउंडेशनल लेवल पे तुम्हारा क्या अंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमिक्स को लेकर के, है ना। क्योंकि इसके ऊपर जो बिल्ड करना होगा वो तो तुम लोग एनी हाउ बिल्ड कर लोगे, न्यूज़पेपर पढ़ के बिल्ड कर लोगे, यहाँ वहाँ करके बिल्ड करोगे, लेकिन ये बेसिक जो चीजें हैं इसलिए एकदम ध्यान से समझना है सब चीज। ठीक है, ठीक। अब देखो कि थ्री इकोनॉमिक एंटिटीज, तो पहला हो गया हाउस होल्ड, दूसरा हो गया फर्म या कंपनी जो होते हैं, और तीसरा हो गया गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है ना, हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट, तीन इकोनॉमिक एंटिटी होती हैं। पहला इकोनॉमिक एंटिटी जैसे हाउस होल्ड, क्या मतलब जो हम लोग हैं, प्लस हमारे इंडिया में जो डेफिनेशन हाउस होल्ड का है वो बहुत वास्ट है। उसमें जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो भी आते हैं हाउस होल्ड सेक्टर में। ठीक है, या कोई आदमी एक दुकान खोल लिया है, एक सिंगल आदमी, नॉन कॉर्पोरेट, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट नहीं, जो छोटे छोटे बिजनेस है, वो भी हाउस होल्ड सेक्टर में आते हैं। ठीक है, तो जब डिटेल में पढ़ाएंगे तुम लोग हाउस होल्ड को, ये बेसिकली भी तुम लोग को हम एक कर्सरी लुक दे रहे हैं ओवरऑल इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो ये तीन इकोनॉमिक एंटिटी होती है। ठीक, इसके आगे लिख लो। अच्छा, एक चीज और लिखो कि फिर इसमें लिखो रेजिडेंट। ठीक है, रेजिडेंट। ठीक है, अब देखो इकोनॉमिक, देखो हम लोग सिटीजनशिप पढ़े थे, सिटीजनशिप नहीं पढ़े नहीं थे सिटीजनशिप, लेकिन सिटीजनशिप जानते हो। ठीक, तो वो सिटीजन क्या होते हैं, वो लीगल एंटिटी, लीगल वो होता है ना कि जो इस देश में जो लीगली डिफाइन होगा वो सिटीजनशिप कहा जाएगा उसको, वो कहा जाएगा सिटीजन, इंडियन सिटीजन। लेकिन जो इकोनॉमिक रेजिडेंट होते हैं, सुनो ना, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट इंडियन। ठीक है, जो एनआरआई होते हैं वो इंडियन सिटीजन होते हैं कि नहीं? हाँ, होते हैं, नहीं होते हैं, होते हैं, नहीं होते हैं, हाँ, इंडियन सिटीजन होते हैं, क्योंकि वो लीगल टर्म होता है ना, वो लीगली तो इंडियन सिटीजन है, लेकिन जो एनआरआई है वो इकोनॉमिकली वो नॉन रेजिडेंट है इंडिया में। ठीक है, तो जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया से बाहर लाई करता है उनको कहते हैं नॉन रेजिडेंट। तो देखो इकोनॉमिक टर्म बेसिकली, रेजिडेंट क्या होता है, वो इकोनॉमिक टर्म से सिटीजनशिप है। मान लो कोई जो है बांग्लादेश से कोई आदमी आकर के यहाँ गोरखपुर में कोई अपना बिजनेस खोल लिया, ठीक है, तो उसको बांग्लादेश वाले क्या बोलेंगे, नॉन रेजिडेंट बांग्लादेशी। और यहाँ भी हम लोग ये समझ रहे हो कि नहीं, तो यहाँ का रेजिडेंट, इंडिया में वो रेजिडेंट रहेगा, वो इंडिया के लिए वो पर्सन रेजिडेंट रहेगा, लेकिन सिटीजन नहीं रहेगा। तो सिटीजन और रेजिडेंट में अंतर है। इसका एक लीगल डेफिनेशन भी है कि 182 दिन से ज्यादा अगर रुकते हैं तो वो सब बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए जान लो कि रेजिडेंट वही होते हैं जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता हो किसी दूसरे कंट्री में। ठीक,
जैसे मान लो अब हम लोग का भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ लाई कर रहा है, तो हम लोग भी रेजिडेंट हो ही है, प्लस सिटीजन भी है। लेकिन बाहर का कोई पर्सन आया और यहाँ पे वो कोई कंपनी खोला, कोई काम किया, ठीक है, मान लो नेपाल से लोग आते हैं, ठीक, यहाँ पे मान लो काम करने, ठीक, तो यहाँ के सिटीजन तो रहेंगे नहीं, लेकिन यहाँ के रेजिडेंट रहेंगे। वो समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? ठीक ठीक, अब लिख लो रियल सेक्टर जो होता है, जो क्वेश्चन आया था नहीं, रियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, रियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो देखो रियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में क्या क्या होता है, पहला देखो लिख लो, द रियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ पहला नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, दूसरा हाउस होल्ड, और तीसरा नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये जो प्रीलिम्स में इस साल जो क्वेश्चन आया था, इसमें ये था ना रियल सेक्टर में क्या होता है, तो कितना इजी चीज था ये, लेकिन क्या है कि इसमें लोग कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि बेसिक चीज जनरली तुम लोग अवॉइड कर देते हो। ठीक है, तो जो इसमें पहला है नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है, तो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन क्या होते हैं? बैंक्स, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको क्या कहेंगे? फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। और नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस जो गुड्स और सर्विसेज बनाते हो, जैसे मान लो कोई कंपनी यहाँ पे है, वो चप्पल बनाती हो, तो वो नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो गया। अब कोई बैंक है या कोई पैसे से लेन देन कर रहा है तो उसको, या जैसे मान लो इंश्योरेंस बेच रहा है, LIC है, तो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो गया। और जो वो होते हैं वो नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। समझ में आया अंतर दोनों में? ठीक, तो ये और हाउस होल्ड तुमको पता ही है, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन तुम लोगों को पता ही है। ठीक है, ठीक। अच्छा ये बताओ नेशनल इनकम, अब हम लोग जो है ना नेशनल इनकम अकाउंटिंग बेसिकली शुरू करने वाले थे। ये छोटा सा 2-3 चीज बीच में रह गया था ना, तो तुम लोग को जो है हम ऐसे डेफिनेशन दे दिए हैं इसका। ठीक है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो देखो अब बेसिकली नेशनल इनकम क्या होता है? रेजिडेंट है ना, रेजिडेंट, ठीक है, तो उनका जो है जितना इनकम होगा, है ना, टोटल हम लोग जो है पॉपुलेशन अपॉन, मतलब पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे जितना वो रहेगा। ठीक, और पर कैपिटा इनकम निकालना हो तो डिवाइड। देखो बेसिकली क्या होता है, जो GDP पता ना, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए? हाँ, हाँ, ये मतलब उसमें एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री होना चाहिए, उसके अंदर जो जितना प्रोडक्शन हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के, उसमें उसमें क्या कहते हैं उसको? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसको कहेंगे। ठीक है, तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कैसे हम लोग इनकम कैलकुलेट करेंगे, कितना इनकम होता है, ये पूरा बेसिकली टर्मिनोलॉजी होता है। ठीक है, इसमें हम लोग जैसे GDP हुआ, GNP हुआ, NNP हुआ, है ना, पर कैपिटा इनकम हुआ, ठीक, ये सब सारी चीजें हम लोग उसमें कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा इसके बारे में लिख लो। ठीक है, ठीक है, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, national income of a country is the sum of incomes, earned by its residents, earned by its residents earned by its residents from the factor services, from the factor services from the factor services rendered 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 to the production units, to the production units, both to the production units, both within and outside, both within and outside the geographical boundaries of the country. Both within and outside the geographical boundaries of the country.
ठीक है, अब डेफिनेशन को एक बार स्टेप बाय स्टेप मतलब डिटेल में पढ़ो। देखो, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज सम ऑफ इनकम्स अर्नड बाय इट्स रेजिडेंट्स, तो अंडरलाइन कर लो रेजिडेंट्स, अर्नड बाय इट्स रेजिडेंट्स फ्रॉम द फैक्टर सर्विसेज। तो फैक्टर सर्विसेज अंडरलाइन करो। फैक्टर क्या थे, अभी बताए थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चार बोले थे ना फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो लैंड और ये जो फैक्टर जो ये सारे सर्विसेज देगा उनका जो इनकम है। ठीक है, फिर आगे पढ़ो, टू प्रोडक्शन यूनिट्स, मतलब ये चार चीज मिला करके जो प्रोडक्शन यूनिट के लिए ये चार चीज रेंडर किया जाएगा ना, अगर कोई चीज प्रोड्यूस करना है तो क्या चाहिए तुमको, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए और एंटरप्रेन्योर चाहिए, चार चीज चाहिए। तो ये चारों चीज किसमें लगेगा, प्रोडक्शन में। ठीक, तो वही इसमें लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फैक्टर सर्विसेज रेंडर्ड टू प्रोडक्शन यूनिट्स बोथ विद इन एंड आउटसाइड द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इसमें जीडीपी अलग है, नेशनल इनकम अलग है। ठीक है, तो नेशनल इनकम में क्या, विद इन और आउटसाइड, तो ये अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है कि नेशनल इनकम क्या होता है। अब बेसिकली यही जो चार चीज होंगे, क्या होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जैसे इसमें है जो, तो आखिर में इकोनॉमिक एक्टिविटी तो यही कर रहा है ना हमारे उसमें, और हमारा कोई पर्सन बाहर गया हो और हमको जो पैसा वापस भेजता है तो भी तो है, वो भी तो काउंट करेंगे हम लोग। तो डिटेल तुम लोग को बताएंगे ये सब चीज हम, की उसका फॉर्मूला प्रॉपर होता है। अभी तो तुम लोग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जैसे देखो, इकोनॉमिक्स में ये चीज ध्यान रखना पड़ते वक्त जनरली कंफ्यूजन क्या होता है, एक होता है इकोनॉमिक थ्योरी, ठीक, और एक होता है इकोनॉमिक का जो एप्लीकेशन है। इकोनॉमिक थ्योरी और एप्लीकेशन में जनरली डिफरेंस थोड़ा वो होता है। क्यों, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जैसे मान लो फिस्कल डेफिसिट है, अब इंडियन गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट का क्या फॉर्मूला यूज कर रही है, वो इंडिया आरबीआई पे डिपेंड कर रहा है या इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। बाहर की कंट्री को कुछ और यूज करे, समझ रहे हो कि नहीं, मतलब यहाँ पे मान लो कोई बहुत सारे ऐसा डेफिनेशन होता है ना जो आरबीआई का उल्टा होता है। जैसे बेसल 3 का हमको याद नहीं आ रहा है, एक बेसल 3 का डेफिनेशन था, कैपिटल नहीं, कैपिटल एडुकेसी रेशियो नहीं, एक डेफिनेशन था बेसल 3 का। ठीक है, याद नहीं आ रहा नाम उसका, एकदम एग्जैक्ट उल्टा है, इंडिया में डेफिनेशन उल्टा उसका, आरबीआई उसको उल्टा यूज करती है, और बेसल 3 उसको दूसरा, मतलब बेसिकली क्या था उसमें, बैंकिंग के रिलेटेड वो था। हाँ, जैसे नहीं बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3, बेसिकली बैंक के लिए जो है ना, जो बैंक होते हैं तो उसमें एक बीआईएस है ना, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। ठीक है, तो ये जो बीआईएस है ये क्या करते हैं, नॉर्म्स निकालते हैं ना ये लोग। ठीक है, तो बेसल 3 एक नॉर्म था, तो उसमें कुछ एक फॉर्मूला वो लोग दिए थे, तो आरबीआई उसको उल्टा यूज करती है और वहां पे वो लोग उल्टा यूज करते हैं। ठीक है, तो यही ध्यान रखना कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग एक कंसेप्चुअल डेवलपमेंट हमारा हो रहा है। ठीक है, इंडिया में जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग होगा वो कैसे होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, मतलब इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक, अभी हम लोग जान रहे हैं बेसिकली नेशनल इनकम होता क्या है कंसेप्चुअल प्लेन पे। समझ में आ रहा है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी। तो इन दोनों में जनरली, पॉलिटी में क्या होता है, मान लो पॉलिटी में जनरली पॉलिटिकल साइंस तो कोई पढ़ता नहीं है। जैसे पॉलिटी में अगर सिटीजनशिप पढ़ाए हम तुमको, ठीक है, तो सिटीजनशिप का एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगा ना कि सिटीजनशिप को पॉलिटिकल फिलॉसफी में किसको कहेंगे सिटीजन, तो बताएंगे कि वो यहाँ पैदा हुआ हो, वो वहां रह रहा हो, तो ये सब तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया। लेकिन एक्चुअली में सिटीजन कौन होगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्राइटेरिया दी है, कितने साल यहाँ रुकना चाहिए, उनके तुम्हारे माँ बाप दादा यहाँ के होने चाहिए, ये सब है ना, ये सब चीज। तो यही चीज इकोनॉमिक्स में है। हो सकता है वो जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, जैसे सोवर्निटी है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का क्या होगा, एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगा कि क्या कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को। ठीक, लेकिन इंडिया में जो फॉलो हो रहा है, इंडिया का जो पर्पस, जो प्रोविजंस लिखा हुआ है, वो जरूरी नहीं है कि जो आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है उसके हिसाब से हो। ये समझ में आ रहा ना, हाँ प्रैक्टिकल। तो ये अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग अभी क्या पढ़े कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जो है वो लोग अपना सर्विसेज देंगे किसी प्रोडक्शन की एक्टिविटी को लेकर के, उस सर्विसेज के एवज में उनको कुछ पैसा मिलेगा, वो पैसे को जोड़ करके सारा हम लोग क्या निकालेंगे, नेशनल इनकम। ठीक, यहां तक समझ में आया ना। ठीक है, अब आगे लिखो। कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना बीच में, क्योंकि जानते हो इसमें एकदम 0% चांस होना चाहिए तुम्हारे अंडरस्टैंड, मतलब बिल्कुल एकदम पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है इसमें इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो फिर आगे लिखो, फैक्टर इनकम्स रेफर्स टू, फैक्टर इनकम्स रेफर्स टू incomes derived by those, incomes derived by those who provide factor service to production units.
derived by those who provide factor service to production units. ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना, ये चार चीज एम्प्लॉय होंगे किसी चीज को लेकर के, है ना। जैसे मान लो क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल और, है ना, एंटरप्रेन्योर। ये चीज किसी भी बिजनेस, लैंड क्या होता है, रेंट, लेबर क्या लेगा, वेज, कैपिटल क्या, इंटरेस्ट, और ये क्या लेगा, प्रॉफिट। ये चार चीज चाहिए किसी एक प्रोडक्शन यूनिट को सेट करने में। तो इनको जो ये जो मिलता है ना, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इसको कहते हैं फैक्टर पेमेंट। इसको क्या कहेंगे, फैक्टर पेमेंट। फैक्टर, ठीक है, फैक्टर पेमेंट। समझ में आ रहा है। जैसे हम, तुम नाम ये सुने हो टर्म फैक्टर कॉस्ट, नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट, बेसिकली यही। अब उस लिंक कर पा रहे वो दोनों चीज को, है ना, ये फैक्टर कॉस्ट है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग इनको देंगे, जिसको कहेंगे फैक्टर पेमेंट इनको किए हम। और वो फैक्टर सर्विसेज दे रहे थे। ये लोग क्या कर रहे थे, फैक्टर सर्विस क्या दे रहे थे, ये अपना जमीन दे रहा था, ये अपना लैंड, लेबर दे रहा था, ये कैपिटल दे रहा था, और ये एंटरप्रेन्योरशिप दे रहा था, रिस्क ले रहा था वो बिजनेस सेटअप करने का। ठीक है ना, तो ये ऐसे बना लो, इसको लिख लो फैक्टर पेमेंट। ठीक है, ठीक है ना, लिख दिए। ठीक, अब जैसे मान लो ये लोग जो थे, इनको जो मिला सारा पैसा, तो तुम लोग को बता रहे, इनको जो ये पेमेंट हुआ इनका, ठीक, अब ये पेमेंट कहां जाएगा, कंजम्पशन में जाएगा, है ना। तो लोग एक्सपेंडिचर होगा इनका, और ये डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पैसे का, फिर वो एक्सपेंडिचर होगा। ठीक, ये तुम लोग को अगर थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स, थोड़ा बहुत तो पढ़े हो ना शुरुआत में इकोनॉमिक्स कभी, तो तुम लोग अलग अलग मेथड सुन रहे हो जीडीपी कैलकुलेट करने का, एक्सपेंडिचर मेथड, कंजम्पशन मेथड। तो यही सब चीज है वो, कि ये यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन जो मेथड आएगा, यहाँ पे जो करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड आएगा। ठीक है, तो आगे लिख लो इस बारे में। ठीक है, तो पहला लिखो जो है कि पहला एक्टिविटी हम लोगों का प्रोडक्शन, तो लिखो दे आर रेफर टू एज प्रोडक्शन दे आर रेफर टू एज प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन हुआ ना पहले यहाँ पे, ये मिला करके हम लोग प्रोड्यूस किए। ठीक है, फिर दूसरा लिखो दे आर रेफर टू एज प्रोडक्शन, फिर देखो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है ये चीज, कि हम लोग इस पूरे उसको देखो, तो हम लोग इनको सबको मिल करके क्या किए, हम लोग प्रोडक्शन, है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और ये एक्सपेंडिचर हुआ। तो यही तीन मेथड होता है ना जीडीपी कैलकुलेट करने का, है ना। एक ग्रॉस वैल्यू एडेड अलग होता है, लेकिन ये तीन मेथड पढ़े हो ना ये, तो यही बेसिकली हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं उसी उस पे, जब हम लोग फैक्टर कॉस्ट पे लेते हैं, है ना। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना तुम लोग के लिए, इससे ज़्यादा डिटेल में तो तुम लोग को वो भी हो जाएगा, दिक्कत होने लगेगी। ठीक, तो यहाँ भी तुम लोग का बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया ना, कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी एक माइक्रो लेवल पे काम कर रहा है। अभी हम लोग मैक्रो लेवल पे ही देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो एक ये यूनिट हुआ, वैसे ढेर सारे यूनिट होंगे, सबको फैक्टर पेमेंट मिलेगा, है ना, सबका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सबका एक्सपेंडिचर होगा, सबका प्रोडक्शन होगा। तो इसी को सब हम जो कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग नहीं सेक्टर वाइज निकालते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल के फिर हम लोग जीडीपी निकालते हैं। ठीक है, तो वो है। तो अभी तुम अब आ जाओ उसमें
क्या नाम है, इंडिया में क्या होता है। ठीक, ये सब टॉपिक थोड़ा बोरिंग हो जाता है यार, पता है नहीं, जैसे हमको हाँ ये सब जानते हो, बेसिकली ये किसी किताब में नहीं तुम लोग को ढंग से समझाया रहता है। हम खुद जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो हम बहुत झेलते थे सब चीज यार, कि ये एक्चुअली में होता क्या है फैक्टर कॉस्ट, है ना, मतलब एक्चुअल उसका मीनिंग क्या है फैक्टर कॉस्ट का है। अब हम संजीव वर्मा पढ़े नहीं है, वो मर गए शायद ना, संजीव वर्मा मर गए हैं। संजीव वर्मा भी बाजीराव में जो पढ़ाते थे ना, बाजीराव में जो पढ़ाते थे। अच्छा हाँ वही बाजीराव में ही शायद संजीव वर्मा थे, पढ़ाते थे, बहुत दारू पीते थे बहुत ज्यादा, और मेरे ख्याल से 7-8 साल पढ़ाए होंगे, एक इकोनॉमिक्स की किताब भी लिखे थे वो, बहुत फेमस थी किताब उनकी, और फिर मर गए। हाँ मतलब हम पढ़े नहीं, देखे हैं उसको बाहर, खबर कभी खरीद के नहीं, कलर नहीं आता रहा, लेकिन हम दुकान पे स्टॉल पे लगा रहता था, जैसे किताबें बहुत लगी रहती थी। अब ये तो नहीं पता, तो ये चीज देखना अगर है तो उसे रेफर करना तुम लोग से, और थोड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा तुम लोग का, ठीक है। बस वही चीज है कि इसमें एक छोटे लेवल पे है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे नेशनल इनकम जो जीडीपी वगैरह कैसे निकालते हैं उसमें देखते हैं, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक्स इतना फ्लूइड टॉपिक है ना कि इसका कोई एंड नहीं है, ना कोई शुरुआत ना कोई एंड है इसका, क्योंकि ये चीज हर जगह इकोनॉमिक, अब तुम पॉलिटिकल इकोनॉमी हम लोग बोलते हैं तो हर जगह कुछ ना कुछ इकोनॉमिक का वो रहता है। अब जैसे मान लो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हम लोग जो पढ़ेंगे या इंक्लूसिव ग्रोथ वगैरह पढ़ेंगे, अब उसमें अगर बहुत ज्यादा डीप अगर जाने लगो तो इंक्लूसिव ग्रोथ धीरे धीरे पहुंच जाओगे तुम सोसाइटी और पॉलिटी में, क्योंकि तुम इंक्लूसिव ग्रोथ में पढ़ोगे फिर सबका वो होना चाहिए, माइनॉरिटी मेजोरिटी डिबेट ये सब होने लगेगा। इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग को फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त कि ये एनफ है यहाँ तक, है ना। ठीक, तो अब जो है हम लोग इंडिया में क्या चल रहा है ये अब हम पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन जो इससे पहले था प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, इवन मेंस में भी कई बार कंसेप्चुअली पूछ सकता है, ठीक है। और इसमें जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो हम लोग इंडिया का है, उसमें क्या है कि इसमें तुम लोग को थोड़ा फैक्चुअल ज्यादा जानकारी रखनी चाहिए, है ना, डेटा वेटा तुम लोग को थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक। तो पहला लिखो कि डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी, तो उसमें लिखो कि इट इज अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी, इट इज अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी ज्योग्राफिकल टेरिटरी, ठीक है। अब ऐसे करके लिख लो कि उसके 3 कंडीशन होने चाहिए, ठीक है। ज्योग्राफिकल टेरिटरी, पहला है एडमिनिस्ट्रेड बाय अ गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेड बाय अ गवर्नमेंट, ठीक है, विद इन विच, अब दूसरे में एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन्स गुड्स एंड कैपिटल, पर्सन्स गुड्स एंड कैपिटल, फिर तीसरे वाले में सर्कुलेट फ्रीली, सर्कुलेट फ्रीली, तीसरे वाले में सर्कुलेट फ्रीली, फ्रीली मतलब फ्रीली, तो है ना। 3 चीज है, क्या है कि एडमिनिस्ट्रेड बाय अ गवर्नमेंट, जिसमें कि तीनों चीज पर्सन गुड्स और कैपिटल तीनों चीज सर्कुलेट्स फ्रीली, तो ये एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी होना चाहिए। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, नाम सुने हो कभी, SEZ, स्पेशल, जैसे नोएडा में SEZ बना हुआ है, ठीक है, तो वहां पे क्या है कंपनी आके अपना वो लगाती हैं, खोल ली, जैसे मान लो SCL है, SCL वहां पे जाकर के अपना एक ब्रांच खोल लिया, ठीक है, या कोई भी कंपनी खोल सकता है, ठीक। तो जो SEZ है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है, वो हमारे इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी में नहीं आता है। क्यों, देखो अब 3 कंडीशन बताया ना, इट इज जो SEZ, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक। तो अभी हम लोग जो इकोनॉमिक टेरिटरी का डेफिनेशन पढ़े थे,
तो उसमें क्या था कि जो एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी तो है, एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट भी कर रही है इसको, लेकिन जो लैंड लेबर कैपिटल है ना वो फ्रीली मूव नहीं करते हैं। तो क्या होता है, जैसे मान लो कि ये कोई, जैसे मान लो नोएडा है, ठीक है, मान लो यहाँ पे SEZ है, SEZ है, ठीक है, इतने एरिया में, बाकी अपना सोसाइटी हाउसिंग जो है, ठीक। तो यहाँ से जो गुड्स आएंगे जाएंगे ना, उस पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है। इसको मान लिया जाता है कि फॉरेन टेरिटरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मान ली है कि इट इज अ फॉरेन टेरिटरी। क्यों? ताकि वहां पे जो टैक्सेस हैं और वो है रैशनलाइज हो, वहां पे अच्छा व्यवस्था मिले और बेसिकली जॉब वॉब जनरेट हो। तो हाँ, उसका SEZ अलग से पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन ये अभी वो बताने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए कि ये इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना क्या चीज है? ठीक है। तो इकोनॉमिक टेरिटरी का डिफिनेशन जब कभी आएगा तो अगर तुमको प्रीलिम्स में वो टिक करना होगा तो इमोशन में आके SEZ मत मार देना, ठीक है। ये सब चीज ध्यान रखना कि 3 चीज होना चाहिए, ठीक। ठीक है, अब लिखो कुछ डेफिनेशन, लिखो कुछ, लिखो डेफिनेशंस, ऐसे हेडिंग डालो डेफिनेशंस। ठीक है, डेफिनेशंस। पहला लिखो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR होता है ना, सुनोगे नाम तुम लोग, CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ऐसे ब्रैकेट में CAGR लिख देना। ये तुम डेली न्यूज़पेपर में पढ़ोगे ये चीज कि GR है ना, ठीक है। इट इंडिकेट्स हाउ मच इनकम, it indicates how much income the investment is generating, it indicates how much income the investment is generating when the return is reinvested. It indicates how much income the investment is generating when the return is reinvested. समझ में आ रहा है ये चीज? जैसे मान लो तुम 10 रुपए कहीं कमाए, ठीक है, मान लो 5 रुपए लगाए थे, 7 रुपए कमाए, फिर 2 रुपए जो अर्निंग हुआ उसको री इन्वेस्ट कर दिए, फिर कितना इनकम जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये, हाँ, तो ये जो है CAGR होता है। तो जनरली न्यूज़पेपर वगैरह में जब तुम लोग अधिकतर पढ़ोगे कि ये सेक्टर का CAGR ग्रोथ इतना चल रहा है, इतना चल रहा है, तो ये रेफरेंस के लिए कि यहाँ ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, नहीं तो प्रॉफिट आएगा, लेकिन कितना इन्वेस्ट करने पे वो, हाँ, इसको लिख लो, कर लो, है ना, ठीक। और दूसरा लिखो, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वही लिखवा रहे हैं, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड है टोटल डिमांड ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, टोटल डिमांड ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। इन एन इकोनॉमी, ठीक है। टोटल डिमांड ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज, जो हम लोग डिमांड, जो कल डिमांड सप्लाई पढ़े थे, उसमें क्या था, इंडिविजुअल लेवल पे डिमांड सप्लाई क्या होता है, हम क्या डिमांड, लेकिन एग्रीगेट डिमांड में देखते हैं ओवरऑल डिमांड क्या है इकोनॉमी का, ठीक है। तो हम लोग जनरली बात करते हैं ना कि हम लोग को एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना पड़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना पड़ेगा। तो डिमांड जब बढ़ेगा तो बताए थे ना कि इससे क्या होगा, हम लोग जो है सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगा तो इनकम, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, है ना, तो एग्रीगेट डिमांड, ठीक। फिर उसके बाद देखो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, आईकॉर। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है। तो इसका पढ़ो, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो ऊपर क्या होगा, कैपिटल, नीचे क्या होगा, आउटपुट। समझ में आ रहा है? और इंक्रीमेंटल है, मतलब समझ रहे हो, है ना। जैसे कि हम लोग को अगर आउटपुट चेंज करना है तो कितना और कैपिटल लगाएं,
इसको कहते हैं इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। किसी भी चीज का अगर मान लो तुमको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, मान लो कोई एक चीज है जो यही बार बार समोसा वाली दुकान का एग्जाम्पल आता है मेरे बार बार। मान लो समोसा का दुकान है, ठीक है, उसको अगर वो 10 समोसा बनाता है एक दिन में, ठीक, अगर उसको 12 समोसा बनाना है, अपना आउटपुट बढ़ाना है, तो कितना और कैपिटल लगेगा, एक यूनिट आउटपुट बढ़ाने के लिए कितना कैपिटल लगता है, उसको कहते हैं इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक, इसमें समझने वाली क्या बात है ना, इसमें कैपिटल की बात कर रहा है, लेबर की तो बात कर नहीं रहा है। तो अगर मान लो समोसा वाला दुकान है, वो क्या पता बिना कैपिटल लगाए लेबर एक्स्ट्रा करके ही वो 2 समोसा एक्स्ट्रा बना दे एक उसी रिसोर्स में। जैसे मान लो जो समोसा बेला काटा नहीं बचा रहता है वो आटा वाटा, उसी को फेंको के ना किसी तरीके से 2-3 लोग जो है ध्यान से उसको और पतला बेल करके 4-5 समोसा एक्स्ट्रा बना दे, मान लो ऐसा होता है। तो उसमें क्या होगा कि बिना कैपिटल लगाए वो आउटपुट बढ़ गया। ठीक, तो यहाँ पे देखा जाएगा कि इंक्रीमेंटल यानी कि कोई कैपिटल इंक्रीज नहीं हुआ और आउटपुट बढ़ गया। ठीक, तो जनरली क्या होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, है ना, वहां पे ऐसा होता है कि उनका बहुत कम कैपिटल लगा करके भी वो लोग आउटपुट बढ़ा लेते हैं। जैसे इंडिया में जरूरी नहीं है ना कि बहुत ज्यादा मशीनरी हो, मान लो एक मशीन है जो बुलडोजर वाली, मान लो ये जो मशीन आता है जो रोड प्लेन करते हैं लोग, ठीक है, तो एक मशीन आया वो कर रहा है काम, मान लो 500 लेबर इकट्ठा कर दो, वो नहीं लेके ऐसे ऐसे करते हैं तब मारते हैं, तो वो वाले आ गए। अब वो बिना कैपिटल लगाए भी तुम सीधा कर सकते हो, प्लेन कर सकते हो रोड को, या बिना कैपिटल लगाए भी तुम घर बना सकते हो सिर्फ लेबर पावर पे। तो ये चीज क्या होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज में जनरली ऐसा होता है। ठीक है, इसके बारे में लिख लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ एडिशनल अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, इट इज द रेशियो ऑफ एडिशनल अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, टू प्रोड्यूस 1 एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कितनी रेशियो है ना, जितना कैपिटल लगाएंगे एक यूनिट आउटपुट बढ़ाने के लिए। ठीक, अब लिखो कि आइकॉर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या तो लिखो इनवर्स ऑफ आइकॉर, देखो इनवर्स ऑफ आइकॉर, इनवर्स ऑफ आइकॉर इज मेजर ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। मेजर ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, मेजर ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। आइकॉर कभी सुने थे जीवन में पहले, इससे पहले नाम सुनना चाहिए था, तुम लोग को 1 साल से तैयारी कर रहे हो, सुनना चाहिए था। ठीक है, तो आइकॉर इज द मेजर ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ठीक है, इफ आइकॉर इज हाई, इफ आइकॉर इज हाई, इफ आइकॉर इज हाई देन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज लो। If ICOR is high, then productivity of capital is low. जैसे कैसे देखो, अगर आइकॉर हाई है, हाई का मतलब क्या है, जैसे मान लो 10 यूनिट ऑफ कैपिटल लग रहा है 1 यूनिट आउटपुट बढ़ाने में, तो आइकॉर यहाँ 10 हो गया, और कहीं 20 यूनिट ऑफ कैपिटल लग रहा है 1 यूनिट बढ़ाने में। ठीक है, 20 यूनिट, तो वही सेम मतलब 1 यूनिट ग्रोथ में यहाँ 10 यूनिट लग रहा है और यहाँ 20 यूनिट किसी और कंट्री में। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो ये है यूएसए और ये है इंडिया। ठीक है, तो यहाँ 10 यूनिट कैपिटल लगा करके 1 यूनिट हम लोग प्रोडक्शन कर ले रहे हैं, यहाँ 20 यूनिट कैपिटल लगा करके हम 1 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा आइकॉर रहेगा उतना हम लोग बोलेंगे कैपिटल की एफिशिएंसी कम रहेगी, है ना। तो लेकिन यहाँ इंडिया में 10, अभी तुम लोग को समझाया था क्या कि क्या पता 10 कैपिटल लगाए हो और 100 लेबर लगाए हो हम लोग उस एक्टिविटी में, तो भी आइकॉर देखो यहाँ कम रहेगा। तो डेवलपिंग कंट्रीज में आइकॉर जनरली कम होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वहां की कैपिटल की प्रोडक्टिविटी हाई होती है। कंसेप्चुअली क्लियर है दिमाग में? अभी हम लोग तुमको क्या बताएं, कम आइकॉर मतलब प्रोडक्टिविटी जो है उस कैपिटल की ज्यादा। कैसे? अगर बोल दिया जाए कि मान लो किसी दुकान की का आइकॉर 4 है, ये बोला गया, तो उसका क्या तुम मतलब समझोगे कि वहां पे 4 यूनिट ऑफ कैपिटल लगता है 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में। ठीक, और किसी और दुकान का बोला गया, वहां का मान लो बोला 2 है आइकॉर, वहां पे 2 यूनिट ऑफ कैपिटल लगता है 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, वो आउटपुट बढ़ाने में। ठीक है, तो अब ये दोनों में फिर देखोगे कि तुम अगर
बाई फेस देखोगे तो बोलोगे दूसरे जिसमें 2 यूनिट लग रहा है वो ज्यादा एफिशिएंट होगा, जिसमें 4 लग रहा है वो कम एफिशिएंट होगा। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि वहां पे लेबर बहुत ज्यादा लग जाता है। कई बार क्या होता है, ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास अच्छा मशीनरी हो, जैसे कोई वो कपड़ा जो बुनते हैं तो किसी के पास हैंड लूम है, किसी के पास पावर लूम है, कोई मशीन से चलता है जो कपड़ा बुन रहा है और कोई हाथ से बुन रहा है, ठीक है। तो आयकर किसका कम होगा? हाँ, तो आयकर कम का मतलब प्रोडक्टिविटी ज्यादा, और जो पावर लूम से बुन रहा है वो क्यों? उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी ना, जो पावर लूम इस्तेमाल किया है, जो सिर्फ 2 सिलाई से मान लो बुन रहा है। नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। आप देखो वहां पे तुम्हारा लेबर, हाँ हम ओवरऑल एक यूनिट की बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनो, इस कंफ्यूज मत हो। देखो एक सिलाई वाला नहीं है डंडा जो जो सिलते हैं बुनते हैं, तो मान लो उससे बुन रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो एक आदमी बुन रहा है एक स्वेटर बना, वो मान लो उसको 4 दिन लगे एक स्वेटर बनाने में, ठीक। और यहाँ पे एक पावर लूम है, उसको एक दिन में 4 स्वेटर बना लेता है। तो अभी ज्यादा प्रोडक्टिविटी किस चीज की है? पावर लूम वाली ज्यादा प्रोडक्टिविटी। अब लेकिन यहाँ एक आदमी बता रहे हैं, अभी अभी क्या है, अभी ज्यादा, अभी देखो अभी क्या है ना, उसका कैपिटल ये है, जो जो डंडा वो है उसका वो कैपिटल है वो, ठीक। अच्छा डंडा लेते आए, महंगा डंडा और लेता है तो और कैपिटल इन्वेस्ट करेगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हम कर रहे हैं कि हम लोग जो है लगभग 16-17 और बुनकर को बुला लिए और वो एक ही मशीन चल रहा है। अब धीरे धीरे इस यूनिट की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी बिना कैपिटल इन्वेस्ट किए। ज्यादा ज्यादा कैपिटल लगा नहीं, बस वो हमको सिलाई डंडा लाना है और लोगों को मान लो बैठने के लिए जगह होगा देना ये, और तो कम इन्वेस्टमेंट में ही यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ गई। तो तुम, हाँ तो लेकिन यहाँ पे तुम ये नहीं बोलोगे ना कि यहाँ पे कैपिटल एफिशिएंट है। यहाँ का जो कैपिटल, यहाँ का जो मशीनरी है वो जरूरी नहीं कि इस मशीनरी एफिशिएंट हो, यहाँ तो लेबर लग करके बढ़ा रहते हैं। यही तुमको बोल रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में आयकर कम होता है। उसका मतलब ये नहीं है कि उनका जो प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है वो ज्यादा हो या अच्छा हो, एफिशिएंट हो। डेवलप्ड कंट्रीज में मान लो आयकर ज्यादा है अगर हमारे यहाँ से, तो उसका ये मतलब नहीं कि उनका इनएफिशिएंट कैपिटल है। बेसिकली क्या है, वहां पे लेबर बहुत कम होते हैं, सारा चीज उनका मशीनरी ही कर रहा है, सारा काम टेक्नोलॉजी से हो रहा है। हम लोग जो है लेबर भी लगाते हैं। समझ में आ रहा है ना क्या आयकर इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो? कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई कंफ्यूजन नहीं ना है, ठीक है ना। कहां तक लिख लिए थे वो, द हायर द, अच्छा देखो, द हायर द आयकर द लेस एफिशिएंट, द हायर द आयकर, the higher the आयकर, the less efficient we are in the usage of capital. The less efficient we are in the usage of capital. ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आ रहा है ना। अब जैसे प्रोजेक्ट में डिले हो रहा है, कोई प्रोजेक्ट है उसमें डिले हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उसका आयकर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, है कि नहीं। क्योंकि मान लो एक रोड बनने के लिए पैसा सैंक्शन किया गया, ठीक। अब मान लो 1 किलोमीटर का रोड 1 यूनिट आउटपुट ऐसे मान लो, ठीक है। तो एक मान लो 1 साल में 1 किलोमीटर बना, अब अगले साल में मान लो 750 मीटर ही बना, फिर अगले साल में 500 मीटर, तो उसका आयकर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो बढ़ने लगेगा ना, ज्यादा कैपिटल लगाना पड़ेगा उसको, है ना, वो रोड को बनाने में, है कि नहीं। तो हमारे यहाँ जैसे उसमें क्या है कि अगर ज्यादा लेबर लगा दो, तुम ज्यादा मशीनरी उस समय लगा दो, कुछ भी ज्यादा अगर लगा दोगे तो धीरे धीरे वो जल्दी जल्दी बनने लगेगा, आयकर घटने लगेगा। समझ में आ रहा है ना आयकर, आयकर क्या होता है, ठीक है। तो एक ऐसे आयकर का वो लिख लो कि आयकर इज इक्वल टू नेट कैपिटल फॉर्मेशन, नेट कैपिटल फॉर्मेशन अपॉन जीडीपी टी माइनस जीडीपी टी माइनस 1, ठीक। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में टी ईयर था 2004, 2005, 2010, और ये 1 साल पहले का टी माइनस 1, है ना, टी माइनस 1। नहीं, हम जैसे तुमको एक सेक्टर बता रहे थे। अब ओवरऑल आयकर जैसे मान लो कि जैसे वो है
कि जैसे इंडिया का आयकर बोला गया 4-5 के अराउंड इंडिया का आयकर है, ठीक है। तो अगर हमारा 36% कैपिटल फॉर्मेशन है तो हमारी जीडीपी कितना प्रोजेक्ट करेगी ग्रो करने के लिए? 9%, है ना। तो ऐसे तुम निकाल सकते हो। जैसे मान लो हमारा नेट कैपिटल फॉर्मेशन मान लो 36% है और हमारा मान लो जीडीपी ग्रो किया 4% से ही, तो 9 आयकर हो गया। तो यानी कि हम लोग 36% लगा करके 4% से ही ग्रो कर पा रहे थे, तो आयकर हमारा बढ़ गया। अब मान लो किसी साल हम लोग 9% से ग्रो कर गए तो आयकर हमारा घट जाएगा, है ना। तो बेसिकली आयकर को जनरली हम लोग मान लेते हैं एक कांस्टेंट, मतलब एक निकाल लेते हैं, उस हिसाब से हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं कि कितना जीडीपी होगा अगले साल। क्योंकि किसी भी इकोनॉमी की एफिशिएंसी ऐसे ओवरनाइट थोड़ी चेंज हो जाती है कि आज एकदम वो इनएफिशिएंट थे और कल को बिल्कुल एकदम बन गए वो कि सुपरमैन। जैसे एक पी बॉडी कॉर्पोरेशन जो कोल बहुत ज्यादा बनाती है ना, PEABODY, ठीक है। ये वर्ल्ड के मेरे ख्याल से लार्जेस्ट कोल कंपनी है, ठीक है। तो वहाँ का कंपैरिजन, वहाँ के किसी वर्कर का, एवरेज वर्कर का और इंडियन का जो कोल माइनर होता है उनका कंपैरिजन, उसमें लगभग ऐसा था कि 17 टाइम ज्यादा एफिशिएंट पर्सन वो है वहाँ के लेबर और इंडिया में। तो ये भी वो हुआ ना कि एफिशिएंसी। हाँ, तो ओवरऑल जनरली निकालते हैं हम लोग ऐसे ही। तो ये सब चीज क्या है कि जनरली निकालेंगे हम लोग कि आयकर मान लो 4%, 4 बोल दिए हम लोग तो 36% है, तो जीडीपी हमारा कितना 9% आ जाएगा। ये फॉर्मूला ध्यान रखना अपने दिमाग में, ठीक है। टी मतलब किसी 2010 या 2009 2008 जो भी ईयर हो उससे एक साल पहले, ठीक है। तो कितना ग्रो किया जीडीपी हमारा, ठीक समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसको कहते हैं हैरोड डोमर इक्वेशन, HARROD। याद आ रहा है कुछ 5 ईयर प्लान से? हाँ, इसी को फॉलो किए थे हम लोग, है ना। लिखो HARROD और छोटा सा डैश दे देना और डोमर DOMAR इक्वेशन, हैरेड डोमर इक्वेशन। और हाँ, है ना। तो हैरेड डोमर इक्वेशन को तुम ऐसे लिख लेना, जैसे हैरेड डोमर इक्वेशन लिखोगे ना जो, उसमें लिख लो कि ग्रोथ इज इक्वल टू, इसी को वो कर दो, ग्रोथ इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन आयकर। वही चीज है ना, इसको ग्रोथ को यहां लेते हैं, इसको यहां लेते हैं, समझ रहे हो ना। ग्रोथ इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन आयकर। नेट कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट सेम चीज है ना। नेट कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट सिमिलर चीज है, ठीक है। तो हम लोग ग्रोथ को यहां लेते हैं और आयकर को नीचे लेते हैं। तो ये हैरोड डोमर जो इक्वेशन ये कहता है ग्रोथ इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन आयकर, ठीक। तो आयकर जनरली क्या होता है कि हम बोलते हैं ना एक कांस्टेंट होता है मोर और लेस। तो हमको ग्रोथ पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। यही हम लोग फॉलो किए थे ना। हाँ, कि जो कि बहुत ज्यादा तो उसमें पब्लिक सेक्टर आया इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक। तो ये ध्यान रहेगा, याद रहेगा ना ये क्वेश्चन, ये हमेशा याद रहना चाहिए। मतलब ये ऐसा नहीं कि रिवाइज करो, तो ये दिमाग में हमेशा रहना चाहिए तुम्हारे, ठीक। कोई कंफ्यूजन अब तक? ठीक है। ठीक है, अब लिखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP, ठीक। देखो, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, it is the money value of all final goods and services produced within the geographical boundary of a nation during 1 year period. During 1 year period. Within the geographical boundary of a nation during 1 year period. अच्छा, तुम लोग को ये तो पता होगा ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर पता है ना इकोनॉमी का। प्राइमरी सेक्टर में वो जो नेचुरल रिसोर्स यूज करके हम लोग करते हैं, जैसे माइनिंग किसमें आएगा? प्राइमरी सेक्टर में माइनिंग आएगा। सेकेंडरी में क्या होता है? उसको हाँ ना प्रोसेस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और टर्सरी में क्या होगा? है ना, सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, डॉक्टर का हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब उसमें आ गया, है ना।
तो ये तो पढ़ाने की सब इतना बेसिक तो नहीं की जरूरत है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन में ध्यान रखना कि पहले लिखो मनी वैल्यू अंडरलाइन करना है, एक मॉनेटरी वैल्यू होगा, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो फाइनल पे अंडरलाइन करना, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आएंगे इसमें। जैसे कि अगर मान लो कि गेहूं है, गेहूं से आटा, आटा से ब्रेड, ठीक है, तो ब्रेड अगर फाइनल गुड है तो गेहूं जो आटा है वो नहीं आएगा कैलकुलेशन में, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना वैल्यू एडिशन, हर स्टेज पे हम लोग कितना काउंट करते हैं, वैल्यू एडिशन। जैसे कि मान लो जैसे टी शर्ट बना होगा, तो टी शर्ट पहले क्या होगा कि कुछ कपड़ा इकट्ठा हुआ होगा, कपड़े को बुना गया होगा, बुन के सिला गया होगा, है ना, हर स्टेज पे। तो हर स्टेज पे वही चीज जितना वैल्यू ऐड हुआ है उसी को टोटल ऐड करते हैं हम लोग, ठीक। तो और ये फाइनल का कर लिए ना, ज्योग्राफिकल बाउंड्री अंडरलाइन करो, ज्योग्राफिकल बाउंड्री और 1 ईयर पीरियड, ठीक है, 1 ईयर पीरियड। इतना चीज कांस्टेंट है इसमें। जीडीपी का डेफिनेशन इसमें ये 3-4 चीज जरूर रहेगा। अगर ये 3-4 चीज नहीं है उस डेफिनेशन में तो जीडीपी का डेफिनेशन नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही कोई भी डेफिनेशन जब तुम लोग पढ़ते हो तो उसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि उसका बेस कांस्टेंट क्या चीज है। वो अगर उस डेफिनेशन में नहीं मिला तो मतलब वो डेफिनेशन गलत है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर रियल जीडीपी लिखो, रियल जीडीपी इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट प्राइस, और नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू क्वांटिटी इंटू करंट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई करंट प्राइस। अब बताते हैं इसका क्या है। ठीक है, तो रियल जीडीपी हम लोग क्या बोले कि एक कांस्टेंट प्राइस पे। तो जैसे हम लोग मान लो ऐसा करते हैं कि जैसे मान लो 10 यूनिट ऑफ एक बुक जिसका कॉस्ट है 100 रुपए, ये हम लोग 2010 में मान लो बोल रहे हैं, ठीक है। इतना एक इकोनॉमी में बना, इसका जीडीपी कितना हो जाएगा, 1000 रुपए हो गए, ठीक है। 100 बुक बना, 100 बुक, अरे यार ये कहाँ छू रहा है, हाँ 100 बुक है और 10 ही है, तो टोटल कितना हो गया जीडीपी 10 इंटू इक्वल टू 1000, ठीक। अब 2020 में, ठीक है, 20 यूनिट ऑफ बुक बना 150 रुपया था प्राइस उसका था, उस समय प्राइस बढ़ गया, ठीक है। अब इसका जीडीपी कितना है इस साल, ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 3000, ठीक है। तो जो ये 3000 है ये क्या है, रियल जीडीपी है कि नॉमिनल जीडीपी है। क्यों नॉमिनल है, क्योंकि हम लोग प्राइस अभी देखो क्या उसमें था, कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस। तो ये कौन सा प्राइस है, ये करंट प्राइस है। ये 150 रुपए क्या है, करंट प्राइस है ना। आज इस साल में जो मतलब उस जिस साल में कैलकुलेट कर रहे हैं उस साल का जो प्राइस है उस हिसाब से ले रहे हैं, और ये इस साल का प्राइस है। तो अब बताओ अगर दोनों चीज डिफरेंट है तो कुछ एक कंपैरिजन के लिए कुछ चाहिए ना, कि हम कैसे बताएंगे यहां से यहां बढ़ गया जीडीपी। जैसे मान लो ये 10 ही बना होता किताब, यहाँ पे 20 नहीं बना होता, 10 ही बना होता किताब, तो जीडीपी कितना यहाँ पे होता 1500, है ना। तो हम लोग का 1500 होता। तो ये मतलब एक्चुअली में ग्रोथ हुआ इकोनॉमी में, ठीक है, ये काट दो 15000, ठीक है। एक्चुअली में ग्रोथ हुआ इकोनॉमी में, बताओ। नहीं, अगर इस सेंस में देखा जाए, ठीक, अगर तो ये कितने ग्रोथ हुआ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बेस एक चाहिए ना वो करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो जब हम लोग वो करेंगे क्या नाम है, जब किसी चीज को कंपेयर करते हैं तो जैसे एक यार्डस्टिक बोलते हैं ना, एक स्केल का नाम क्या है, मेजर, है ना। मेजर क्यों करते हैं, क्योंकि वो स्केल फिक्स है। उस स्केल को यहां भी रखोगे तो 1 सेंटीमीटर आएगा, यहां भी रखोगे। जैसे अब बित्ता क्यों नहीं नापते हम लोग, अब मान लो कपड़ा हो तो भैया 10 बित्ता दे दीजिए कपड़ा, अब किसका बित्ता, मेरा बित्ता, तुम्हारा बित्ता, किसका बित्ता। तो वो इसलिए हम लोग क्या है, इतने एक मेट्रिक सिस्टम बना लिए कि एक हमारे पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे टाइम है ना, ऐसे हर चीज का मेट्रिक सिस्टम बना है। ये क्यों बना है कि हमारे पास एक कंपैरिजन एंटिटी होनी चाहिए कि अगर ये एक स्केल है तो ये वर्ल्ड में कहीं भी लेते जाओगे इसका यही रहेगा हर, और अगले साल भी इतना ही लेंथ रहेगा, उसके अगले साल भी इतना ही लेंथ रहेगा। तो अगर हम बचपन में वाले इतने बड़े थे, आज इतने बड़े हो गए, ठीक, तो तभी तो मेजर करेंगे ना कि हाँ भाई
मेरा इतना ग्रोथ हुआ, ठीक। ऐसे ही एक फिक्स्ड एंटिटी होनी चाहिए जो हमारे इंडियन इकोनॉमी में चलता रहे वो चीज, तभी तो हम लोग जीडीपी एक्चुअली मेजर कर पाएंगे। तो अब बताओ क्वांटिटी, यहाँ यूनिट फिक्स थोड़ी कर सकते थे हम लोग कि अब 10 ही यूनिट मानेंगे कि हर साल ग्रोथ होता, बस प्राइस, ये तो फिर यूजलेस हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक किसी साल का एक प्राइस जो है वो फिक्स कर लेते हैं, एक बास्केट बना लेते हैं, ठीक। उसमें क्या हम लोग डिसाइड करते हैं कि मेजर गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है ना, किसी एक साल के लिए, जैसे 2010-11 या 11-12 में हम लोग फिक्स कर लिए, ठीक। तो 2011-12 मान लो हम लोग सबका प्राइस उस साल देखें कितना था, ठीक है, वो प्राइस हम लोग फिक्स कर लिया। अब उसी प्राइस के बेसिस पे हर साल हम लोग जीडीपी निकालेंगे। जैसे मान लो कि अब 100 रुपए मान लो ये फिक्स हो गया, ठीक। तो इस साल अगर 10 बुक बना इस प्राइस पे, ठीक, तो कितना बना, 1000, ठीक। अब यहाँ 1500 तुम लोग बोले थे ग्रोथ 500 रुपए का हुआ, लेकिन एक्चुअली में ग्रोथ था, वो एक्चुअली में ग्रोथ नहीं था ना, वो एक्चुअली में, क्योंकि वो तो दाम बढ़ने से हुआ है। एक्चुअली में प्रोडक्शन थोड़ी कुछ ज्यादा हुआ है, 10 बुक वो भी बन रहा था, 10 बुक यहाँ बना, तो एक्चुअली में भी अभी हमारा जीडीपी कितना है, तो ये जो 1000 हम लोग बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, जीडीपी एट रियल प्राइस, है ना, रियल जीडीपी है, यानी कांस्टेंट प्राइस पे, जीडीपी एज कांस्टेंट प्राइस। और यहाँ पे 1500 जो बोलेंगे क्या है, जीडीपी एट, है ना, नॉमिनल जीडीपी है, तो करंट प्राइसेस पे जीडीपी। अंतर तो समझ में आया दोनों में। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को चाहिए एक मेजरिंग एंटिटी। जब मान लो 2022 में, मान लो 2022 में जो है 12 किताब बन गया, ठीक है, अब इसका रेट हो गया 200 रुपए, ठीक। तो अब इस समय जो तुम बताओ नॉमिनल जीडीपी क्या होगा, 2400, ठीक। और वो रियल जीडीपी क्या होगा, 1200 रुपए, है ना। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग नाप रहे हैं उसी 100 रुपए को बेस लेकर के। 100 रुपए बेस डिसाइड कौन करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करता है। ये किसी एक साल को बोल देगी कि हम इस साल अपना बेस ईयर मान लेते हैं, उस बेस ईयर को मानते हुए हम अपना वो करेंगे, जो है दिखाएंगे कि आगे ग्रोथ कितना हो रहा हमारा, ठीक। तो मान लो गवर्नमेंट मान लो 2000 को बेस ईयर मान ली, फॉर एग्जांपल, अगर 2000 को बेस ईयर मान ली, तो 2000 में जितने प्राइसेस जिस चीज के सारे गुड्स एंड सर्विसेज रहेंगे उसी हिसाब से हमारा रियल जीडीपी। तो रियल क्यों, रियली में ग्रोथ इतना हो रहा है। तो अब यहाँ पे रियल ग्रोथ क्या हुआ हमारा, 200 रुपए का, ठीक है। ऐसे अगर कैलकुलेट करते तो क्या होता कि प्राइस बढ़ाते और जीडीपी बढ़ती जाएगी। तो फिर एक्चुअल में कुछ लोगों के पास पैसा आया, कोई पैसा नहीं आया, वो तो प्राइस बढ़ने से पैसा आ रहा है ना। बात समझ आएगी नहीं। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में अंतर समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन, जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं ना है। तो उसमें हम लोग बोलते हैं एक बेस ईयर लेते हैं, उसमें रियल जीडीपी में, नॉमिनल जीडीपी में करंट प्राइसेस पे निकाल लेते हैं, ठीक। तो जब भी तुम न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है, कई बार ऐसा नहीं लिखता है कि रियल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी है। तो तुम कैसे कर सकते हो, जैसे जनरली गवर्नमेंट जो फोरकास्ट करती है ना कि हमारा टारगेट इस बार 6% जीडीपी ग्रोथ का या डबल डिजिट ग्रोथ का, तो जनरली रियल जीडीपी की बात करती है, क्योंकि हमारा नॉमिनल जीडीपी 14-15% रहता है। क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर मान लो इन्फ्लेशन 10% है, ठीक है, और तो इसमें ऐसा भी फॉर्मूला होता है कि नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो रियल प्लस इन्फ्लेशन। जैसे मान लो रियल जीडीपी 6% है और इन्फ्लेशन मान लो 5% है, तो नॉमिनल जीडीपी 11% हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5% तो इन्फ्लेशन है और 6% हमारा रियल जीडीपी है। तो ऐसे ही अगर रियल जीडीपी बराबर है ना, तो रियल बराबर नॉमिनल माइनस इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो किसी साल का अगर मान लो जीडीपी, अब ये इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इसमें हम लोग एडजस्ट करते हैं, जैसे हम लोग इस साल का पूरा मान लो निकाल दिए, फिर हम लोग एक इन्फ्लेशन उसमें एडजस्ट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर का नाम सुने हो। अच्छा, डिफ्लेटर सुने हो, डिफ्लेटर क्या होता है, डिफ्लेटर मतलब इन्फ्लेट करना, फुलाना और पचका देना किसी चीज को। तो जो जीडीपी को पचका दे, कितने से पचकाएगा वो, इन्फ्लेशन से पचका देगा। मतलब अगर हमारा उस साल का, जैसे हम लोग बोले थे ना कि कितना 2400 बोले थे यहाँ पे, ठीक, यहाँ हम बोले थे 2400, लेकिन एक्चुअली में अगर 24, एक्चुअली में कितना ग्रो हुआ था, 1200 हुआ था, ठीक है। यानी 1200 से पचकाना है हमको, इतना जीडीपी इन्फ्लेट हो गया जीडीपी। क्यों, क्योंकि करंट प्राइस पे हुआ था ना, बड़ा हो गया जीडीपी, उसको हमको पचका के 1200 में ले आना है। तो जो पचकाने वाला एंटिटी होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, जीडीपी डिफ्लेटर, उसका टर्म है जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। तो उसको हम इसमें से घटा देंगे, जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक। तो ऐसे ही गवर्नमेंट जो है बताती है कि किसको हमको यूज करना है एज अ जीडीपी डिफ्लेटर।
क्योंकि अभी इन्फ्लेशन के बहुत सारे मेजर है ना, सीपीआई है, डब्ल्यूपीआई है, ठीक है। तो अब जैसे मान लो सीपीआई है तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, तो हम कंज्यूमर वो इन्फ्लेशन कुछ अलग होगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो इन्फ्लेशन कुछ अलग होगा। तो जीडीपी डिफ्लेटर को किसको कहेंगे, जो तो गवर्नमेंट को बताएगी। तो ये सब पढ़ेंगे भी इन्फ्लेशन में, ऐसे तुम लोग को हम बस बता रहे हैं कि इसमें कैसे नॉमिनल और करंट में क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है ऐसे करते हैं, एक तो है कि उसको पचका दो, दूसरा क्या हो सकता है उसको मल्टीप्लाई कर दो वहां से, जैसे जो बेस ईयर से जितने गुड्स प्रोड्यूस हुए उसको मल्टीप्लाई कर दो, आइदर भी निकलेगा। समझ में आ रहा बात, कोई कंफ्यूजन, एकदम क्लियर, ठीक। एक बार देख लो दोबारा, हमको तो लग रहा तुम लोग कहीं थोड़ा सा ग्रेन ऑफ डाउट भी ना रहा इस चीज में, कांस्टेंट प्राइस और रियल प्राइस में, करंट प्राइस में, तुमको समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं बहुत कंफ्यूजन वाले दिमाग में, गुस्से में की तरह, ठीक, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर है ना, ठीक। हाँ, ये सब चीज तो मतलब मेरे ख्याल से समझ ही जाओगे, ये सब चीज लिखने की जरूरत नहीं ना है। ये तो करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस, या तो एग्जांपल अगर ऐसे लिखना हो तो ऐसे लिख लो, एग्जांपल ऐसे एरो बना करके। हाँ, ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो, नॉमिनल इज इक्वल, ये बहुत जगह यूज होगा, ये जीडीपी में यूज होगा, ये इंटरेस्ट, जैसे बैंक जो है, अब जैसे देखो लोग बोलते हैं ना कि सेविंग रेट हमारा, मान लो हमारे पास सेविंग, अभी बैंक अकाउंट में जाओगे तुम सेव कैसा करोगे, तो मान लो 4% इंटरेस्ट मिलता है, ठीक। तो वो 4% इंटरेस्ट मिला और 4% ही इन्फ्लेशन इकोनॉमी में है, मान लो। तो तुम 1 साल के लिए पैसा जमा किए बैंक में, 1 जनवरी को गए 10,000 रुपए लेके बैंक में जमा कर दिए, अब तुम अगले साल 31 दिसंबर को रात में गए पैसा निकालने, ठीक। तो तुमको साल भर के लिए 4% इंटरेस्ट, 400 रुपए तुमको इंटरेस्ट मिला, तुमको कितना रुपया मिला, 10,400 रुपए, ठीक। अब एक्चुअली में तुमको क्या फील होगा कि 400 रुपया फायदा हो गया, लेकिन पूरे साल भर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितना रहा, 4%। तो अगर तुम 10,000 रुपए, तुम्हारा जो 10,000 रुपए का वैल्यू जो 1 तारीख को था, वही वैल्यू अब तुम्हारा 10,400 होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन क्या करता है, पैसे की वैल्यू को घटा देता है ना। जैसे कैसे, अगर तुम समोसा अब समोसा एग्जांपल पूरे इकोनॉमिक्स में चलेगा, ठीक। अगर तुम पहले 5 रुपए का समोसा खाते थे पहले, तो आज 10 रुपए का समोसा वो हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली वो 10 रुपए की वैल्यू पहले, एक हाइपोथेटिकली सोचो कि अगर तुम जेब में 10 रुपए रखे थे पहले, तो समझ लो जेब में 2 समोसा रखे थे। आज जेब में अगर 10 रुपए रखे हो तो जेब में 1 समोसा रखे हो, है कि नहीं। तो पैसे की वैल्यू कम हो गई ना यहाँ पे। तो इन्फ्लेशन क्या करता है, इरोड्स द वैल्यू ऑफ मनी, है ना, इन्फ्लेशन इरोड्स द वैल्यू ऑफ मनी, ठीक। तो जब इसका इरोड, तो यानी कि जो तुम्हारे पास 10,000 रुपए 1 तारीख को था और तुम 31 तारीख को जो गए, ठीक है, तो वहां पे 10,400 रुपए तुम्हारे पास मिला बैंक से, लेकिन 4% इन्फ्लेशन के कारण एक्चुअली में तुम्हारा वो 10,400 की वैल्यू 10,000 के बराबर है। तो ये कैसे आया, देखो, रियल इज इक्वल टू नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन। तो रियल इंटरेस्ट रेट तुम्हारा यहाँ पे देखो, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बैंक कितना बोल रहे थे दे रहे हैं इंटरेस्ट, 4%, इन्फ्लेशन कितना था, रियल इंटरेस्ट रेट कितना हुआ, 0। इसीलिए बोलते हैं बैंक में पैसा नहीं रखना चाहिए, ठीक है। बैंक में पैसा, सेविंग अगर रखना हो तो बैंक में नहीं रखना चाहिए पैसा। क्यों, क्योंकि बैंक में वो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड पे क्वेश्चन आया था, तो एक क्वेश्चन आया था इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, उसमें क्या होता है कि वो जो बॉन्ड रहेगा वो इंडेक्स हो जाएगा इन्फ्लेशन से, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रिटर्न बढ़ेगा। लेकिन जो बैंक में इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट होता है उसमें तो कोई ऐसा नहीं होता है, उसमें तो अब कल को क्या पता तुम्हारा इन्फ्लेशन अगर मान लो 8% हो गया, इन्फ्लेशन 8% हो गया और सेविंग रेट मान लो 4% रहा, इन्फ्लेशन 8%, तो एक्चुअली में तो तुम लूज किए अपना वहां पैसा, एक्चुअली में तुम पैसा, इसलिए म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में लोग क्यों इन्वेस्ट करते, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं इकोनॉमी के ट्रेंड के हिसाब से बढ़ता रहता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो रिटर्न भी तुम्हारा बढ़ने लगेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, रियल और नॉमिनल में बहुत जगह यूज होगा ये फॉर्मूला आगे, ठीक है, ठीक। हाँ, अब लिखो, अब जैसे ये है ना कि अब कौन इसको पब्लिश करता है हमारे यहाँ जीडीपी, तो लिखो एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मतलब ये इसका फुल फॉर्म ढूंढ के लिख लेना अपना, ठीक है। हाँ ठीक, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इन मॉस्पी, मॉस्पी ऐसे लिखना, MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी, इसको मॉस्पी पढ़ा करना, ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को मोल, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। हाँ, तो मॉस्पी, तो ये कौन, इस मिनिस्ट्री के अंदर एनएसओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या पब्लिश करता है, जीडीपी का डेटा। इंडिया में अगर ये क्वेश्चन आएगा कौन पब्लिश करता है जीडीपी का डेटा,
NSO। अगर मिनिस्ट्री वाइज आ गया तो कौन करता है? मॉस्बी। ठीक है ना, ध्यान रखना ये चीज। ठीक ठीक है, तो ये भी प्रीलिम्स में मतलब ऐसे CAPF या PCS में पूछ सकता है तुम लोग को आराम से। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो इसमें, GDP डज नॉट इंक्लूड रीसेल। GDP डज नॉट इंक्लूड रीसेल। ठीक है, तो रीसेल मतलब जैसे GDP में वो सब ट्रांजैक्शन नहीं आएंगे, हमेशा वही ट्रांजैक्शन आएगा GDP में, इसमें कुछ नया बना हो, कुछ नया क्रिएशन हो। अब ऐसा नहीं कि तुम जो है आज इस साल कार खरीदे 1 लाख रुपए का, अगले साल उसको 50,000 बेचे, तो अगले साल वो GDP में 50,000 रुपए नहीं काउंट होगा, क्योंकि इस साल तो ऑलरेडी 1 लाख रुपए काउंट हो चुका ना वो। ऐसे ही कैपिटल मार्केट में जो शेयर्स खरीदे जाते हैं ना, वो भी काउंट नहीं होता है GDP में, क्योंकि रीसेल होता है ना। जैसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो गई, हाँ वो तो हो गया एक बार, लेकिन उसके बाद फिर लेकर शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते बेचते हैं ना, तो वो चीज भी काउंट नहीं होता है, ये रीसेल नहीं काउंट होता है। ये सब लिख लो इसको आगे, है ना। सेल ऑफ सिक्योरिटीज, सेल ऑफ सिक्योरिटीज इन सेकेंडरी मार्केट आर नॉट काउंटेड इन GDP। सेल ऑफ सिक्योरिटीज इन सेकेंडरी मार्केट आर नॉट काउंटेड इन GDP, काउंटेड इन GDP। जैसे एक सिंपलिस्टिक ऐसे सुन लो कि दो टाइप के मार्केट होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, है ना। प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब ये जो हम वो कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जो शेयर वेयर सुनते हो ना, तो प्राइमरी मार्केट में इनिशियली, मतलब एक सिंपलिस्टिक वर्जन ये है कि तुमको इनिशियली अगर तुमको बेचना है, कोई चीज लाना होता है, तो पहले तुम प्राइमरी मार्केट में ले आते हो, ठीक है, फिर वो प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में जाता है। सेकेंडरी मार्केट में जैसे अपने लोग रिलायंस का शेयर खरीद लिए, तो रिलायंस इनिशियली कहाँ अपना शेयर ले आएगा? प्राइमरी मार्केट में लाएगा, फिर वही प्राइमरी मार्केट का शेयर जाता है सेकेंडरी मार्केट में, जहां उसका ट्रेड होता है। जैसे मान लो आज हम रिलायंस का शेयर खरीद लिया, हम बेच दिए, कोई और खरीद लिया, कोई और बेच दिया, वो सारा सेकेंडरी मार्केट में। तो हम GDP में क्या इंक्लूड नहीं होता है? सेकेंडरी, सेकेंडरी मार्केट वाला है ना, नहीं इंक्लूड नहीं होता है। अच्छा, तो ये इंक्लूड जो है ये नहीं होता है और ये वाला होता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कभी, तो ये ध्यान रखना कि प्राइमरी मार्केट में जो इशू होगा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब समझ लो ना, है ना, सिक्योरिटी, शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, ये सब को सिक्योरिटी कहते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी मार्केट में इंक्लूड नहीं होगा वाला है। ठीक, क्लियर है ना ये? ठीक, लिखो बट फीस, बट इसी के आगे, बट फीस पेड टू द ब्रोकर, बट फीस पेड टू द ब्रोकर फॉर सेलिंग ऑफ स्टॉक्स, फॉर सेलिंग ऑफ स्टॉक्स is counted in GDP is counted in GDP। सेकेंडरी मार्केट में जो बेचा खरीदा जाएगा वो तो नहीं काउंट हो रहा है। जैसे सेकंड हैंड कार, तुम उसको बेच रहे हो और मान लो कोई दलाल बीच में है जो बेचवा रहा है, ठीक है, वो दलाल का फीस काउंट होगा GDP में। क्यों? क्योंकि तुमको सर्विस दे रहा है वो, है ना। और लेकिन ये क्योंकि रीसेल नहीं काउंट होता, उसमें ऑलरेडी एक बार काउंट हो चुका, तो रीसेल काउंट हो, इसलिए वो काउंट नहीं होगा, लेकिन वो सर्विस तो काउंट होगा। तो थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दिमाग में बन रहा है ना ये चीज कि GDP में एक्चुअली होता क्या है ना। ठीक, ठीक है, अब इससे आगे लिख लो, ठीक है। GDP टेक्स इनटू अकाउंट, GDP टेक्स इनटू अकाउंट न्यूली प्रोड्यूस्ड कैपिटल गुड्स, न्यूली प्रोड्यूस्ड कैपिटल गुड्स, newly produced capital goods, newly produced capital goods, but does not take into account capital goods consumed in the production process, but does not take into account capital goods consumed in production process। ठीक है, जैसे क्या है कि अगर मान लो हम लोगों को कार बनाना है, तो कार के में कुछ इंटरमीडिएट गुड्स भी होते हैं, कैपिटल गुड्स जो लगेंगे उसमें, ठीक है, जैसे मशीनरी है जो असेंबल कर रही है कार को, ये सब, तो वो हर बार थोड़ी काउंट होगा। जब मशीनरी एक बार बना होगा, वो पहली बार, जैसे जो नहीं बटन दबाते हैं ऊपर उठ जाता है कार, ठीक है, तो कार जो ऊपर उठाने वाला मशीन होता है, तो वो मशीन जब पहली बार आया होगा, एक बार काउंट हो गया होगा। लेकिन अब हर बार जब कार बनेगा, वो उस मशीन का थोड़ी वैल्यू काउंट करेंगे,
पहली चीज, ठीक। तो यानी कि जो कैपिटल गुड है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहे हैं उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ये बात ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जब अगर हम ये काउंट नहीं कर रहे हैं कैपिटल गुड्स, मतलब समझ रहे हो, वो सिंपलिस्टिक एग्जांपल है वो कि जो लिफ्ट से ऊपर उठता है, ठीक है। तो अब वो अगर काउंट नहीं हो रहा है तो यानी, लेकिन वो धीरे धीरे डिप्रिशिएट तो हो रहा है ना वो, अरे वो 5 साल 10 साल 20 साल बाद खराब तो होगा वो चीज, फिर नया खरीदना पड़ेगा, समझ में आ रहा बात। तो जब नया खरीदना पड़ेगा उसको तो वो उस साल फिर किस चीज में काउंट होगा, मतलब समझ रहे हो। वो इससे बढ़िया क्या करते हैं हम कि इसका जो वैल्यू है उसको हर साल थोड़ा थोड़ा डिप्रिशिएट करते रहे हम। कुछ समझ में आ रहा है ये चीज, है ना। जैसे तुम रोटी बनाते हो तवे पे, तो तवा है, तवा धीरे धीरे खराब होगा ना, तो मान लो तुम्हारा रोटी बना के तुम बेचते हो, तो मतलब एक रोटी रोज बनाते हो और उसको बेच देते हो जाके, 10 रुपए मान लो बेच रहे हो रोटी, और 100 रुपए का तुम तवा लाए थे, और एक तवा मान लो 2 साल चलता है, ठीक है। तो अब तुम 10 रुपए करके रोटी बेचे, और लेकिन तवा का जो 2 साल का जो वैल्यू है वो यानी एक साल में तुम्हारा 50 रुपए का तवा भी तो जा रहा है लॉस में, ठीक है ना। तो जो तुम रोटी बेच रहे थे एक साल में, मान लो एक साल में तुम 1000 रुपए की रोटी बेच दिए, तो एक्चुअली में फिर वो 50 रुपए तुमको ऐड करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा नेट प्रॉफिट निकल पाएगा ना, नहीं तो तुम्हारा एक्चुअली में तो 50 रुपए नुकसान जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि अगर 1000 रुपए की तुम रोटी बेच रहे हो तो उस साल तुम 50 रुपए का तवा भी तो कंज्यूम कर ली, अपार्ट फ्रॉम आटा दाल मेहनत, आटा और पानी और अपना मेहनत, है कि नहीं, ये कंज्यूम तो हुआ, ठीक। जैसे एक रोटी बनाने में क्या क्या कंज्यूम हुआ तुम सोचो, एक तवा लगा, एक गैस लगा, एक तुम्हारा लेबर लगा, और रॉ मटेरियल, और मान लो तुम कहीं लैंड पे रेंट पे रख, इतनी चीजें लग रही हैं, एकदम सिंपलिस्टिक, इतनी चीजें लग रही हैं, ठीक। तो इसका तुम काउंट किए थे खरीदते वक्त अपना प्रोडक्शन, भाई तुम जब बेचोगे तो गैस काउंट करोगे ना कि मेरा हर भाई 10 दिन में इतना गैस यूज हो रहा है, तो इतना रोटी, तो मान लो तुम्हारा गैस का 2 रुपया पड़ रहा है चार्ज, तुम अपना लेबर 2 रुपया कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। फिर रॉ मटेरियल मान लो 4 रुपया का लग गया, ठीक। किसी को तुम रेंट पे किराया पे दियो 1 रुपया उसको दे रहे हो, और तुम ऑन्टरप्रेनर भी हो, है ना, तो अपना प्रॉफिट भी 2 रुपए रख रहे हो, तो कितना हो गया, 2 2 4 8 10 11 रुपए की रोटी तुम्हारी हुई हो, ठीक। अब तुम 11 रुपए की रोटी बेचोगे, क्योंकि ये तुमको जो तवा है वो तो तुरंत दिख नहीं रहा डिप्रिशिएट होते हुए, ये तो हम 2 साल तुमको बता लेंगे कि मशीनें 10 साल चलती हैं, ठीक है। तो अब तुम 11 रुपए में बेच रहे हो, लेकिन मान लो अगर ये तवा तुम्हारा 100 रुपए का है, तो एक साल में 50 रुपए तो ये भी तुम्हारा खा जा रहा है, तो इस प्रॉफिट में से इसको तुम इससे हटा, पहले ही धीरे धीरे हटाते रहो, ताकि 2 साल बाद तुम्हारे पास 100 रुपए वो खड़ा हो जाए, वो चीज, वो 100 रुपया मिल जाए वापस। समझ में आ रहा है ना ये चीज, क्यों बोल रहे हैं हटाने के लिए, तो इसी, क्योंकि ये जो तवा का इन्वेस्टमेंट है ये तो काउंट हो नहीं रहा है जीडीपी में, तो इसी को कहते हैं हम लोग कि डिप्रिसिएशन, नाम सुने हो, डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, कि जो हम लोग मशीनरी यूज हो रहा है, मान लो मारुति के पास मशीनरी हो, बड़ी सी मशीनरी है असेंबल करने वाली, तो वो 5 साल 10 साल में, मान लो 10 करोड़ की मशीनरी है, वो 5 साल 10 साल में खराब ही होगा, तो उस 10 करोड़ का वैल्यू लोग क्या करते हैं कि हर साल थोड़ा थोड़ा घटाते रहते हैं, ताकि वो 10 साल में उतनी वैल्यू बन जाए। तो एक कार जब तुम खरीदते हो या कोई भी चीज खरीदते हो, तो उस चीज में जो मशीन उसको बनाया होता है ना, जो कैपिटल गुड, उसका डिप्रिसिएशन भी ऐड हो जाता है। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन, ठीक, चलो। तो कहां तक, कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस लिख लिए थे ना, उससे आगे लिखो, दस इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट डिप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड टू प्रोड्यूस अनदर गुड। Thus, it does not take into account depreciation of capital good to produce another good. ठीक है, तो ये जो तुम्हारा जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें डिप्रिसिएशन काउंट होता है कि नहीं होता है ना, उसमें इंक्लूडेड हो जाता है। तो हम लोग को है ना कि मतलब वो बेसिक काउंट इन द सेंस कि इस सेंस में नहीं बोल रहे काउंट, मतलब वो ध्यान ही नहीं देता है कि डिप्रिसिएशन भी कुछ गुड्स का हो रहा है वो चीज, वो तो क्योंकि कैपिटल गुड के तो बात कर ही नहीं रहा वो। देखो पढ़ो, जीडीपी टेक्स इनटू अकाउंट न्यूली प्रोड्यूस्ड गुड कैपिटल गुड्स बट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट कैपिटल गुड्स कंज्यूम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, दस इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट डिप्रिसिएशन। जब वो कैपिटल गुड का काउंट ही नहीं कर रहा है तो उसका डिप्रिसिएशन भी नहीं काउंट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में तो कॉस्ट पड़ रहा है ना कंट्री को, ये उस कंपनी को या कंट्री को या इकोनॉमी को, एक्चुअली में तो वो डिप्रिशिएट धीरे धीरे हर साल हो रहा है ना, तो वो भी तो हमको काउंट कराना पड़ेगा ना कहीं, इसीलिए हम लोग जीडीपी में से घटा देते हैं डिप्रिसिएशन, है ना। तो अभी आगे लिखते हो, अभी बताएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये चीज, ठीक है।
अब इंडिया का जीडीपी जो है ना, इंडियाज जीडीपी इज approximately 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 composed of 1/3 investment and 2/3 consumption. 1/3 इन्वेस्टमेंट एंड 2/3 कंजम्पशन, मतलब ये अप्रोक्स, यानी हमारे यहाँ कंजम्पशन बहुत ज्यादा है ना, 2/3 कंजम्पशन, ठीक, और 1/3 इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ठीक, अब फैक्टर कॉस्ट का डेफिनेशन लिख लो। फैक्टर कॉस्ट वो तो तुम समझ लियो कंसेप्चुअली, फैक्टर कॉस्ट होता क्या है, समझ में आ रहा है ना। वो कहाँ गया वो, हाँ ठीक है। फैक्टर कॉस्ट ये समझ में आ रहा है ना, लिखो फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट इज द इनपुट कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट इज द इनपुट कॉस्ट द प्रोड्यूसर हैज टू इनकर, INCUR, the factor cost is the input cost the producer has to incur in the process of producing something. In the process of producing something. तो देखो फैक्टर कॉस्ट इज द, पढ़ो, किस चीज का इनपुट, रेंट, वेज, है ना, ये इंटरेस्ट और प्रॉफिट, यही तो है, यही बोल रहे इसको, किसको क्या कहते हैं, फैक्टर पेमेंट कहते हैं ना सारे फैक्ट। ये क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसको कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इनको जो दिया गया उसको क्या कहते हैं, फैक्टर पेमेंट, ठीक। और इस इतने पे ही जो निकाला जाएगा उसको क्या कहेंगे, फैक्टर कॉस्ट। ये जो निकालेंगे हम लोग फैक्टर कॉस्ट, इसमें भी टैक्स नहीं जुड़ा हुआ है, आगे टैक्स भी तो देगा जो कंपनी बनाएगा, सर्विस टैक्स, जो भी जीएसटी देगा, कुछ सब्सिडी भी तो मिलती होगी उसको, मिलती होगी नहीं मिलती होगी, जैसे मान लो बिजली की सब्सिडी है, सस्ते रेट में मान लो वो बिजली पा रहा है तो कुछ सब्सिडी होगा, तो यानी कि इसमें टैक्स ऐड करना पड़ेगा और सब्सिडी घटाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर। जैसे मान लो बिस्कुट, अगर एक पार्ले जी बिस्कुट अगर बनाना है तो पार्ले जी बिस्कुट बनाने के लिए क्या, उसमें एक जमीन चाहिए रेंट पे, ठीक, फिर लेबर लोग उसको तुम मेहनताना दोगे, वेज दोगे, फिर कैपिटल चाहिए, तो जो बैंक से तुम अगर लोन लियो तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा तुमको, और वो जो तुम बना रहे हो, तुम रिस्क ले रहे हो फैक्ट्री खोल के, तो तुमको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सब जो खर्चा जोड़ोगे तभी तो पार्ले जी बिस्कुट का एक कॉस्ट निकालोगे तुम जोड़ के, कि मेरा इतना अपना प्रॉफिट रख के निकालोगे ना कितना, ठीक। तो ये जो निकालेगा, जो पार्ले जी की बिस्कुट का प्राइस निकला, वो किस बेसिस पे प्राइस निकला, अभी फैक्टर कॉस्ट पे। अब उसके बाद पार्ले जी बिस्कुट जाएगा मार्केट में जाएगा तो क्या देगा वो, टैक्स, ठीक। तो उसमें टैक्स ऐड होगा, मान लो 4 रुपए के बिस्किट था, उसमें मान लो 1 रुपए टैक्स लगा, ठीक। और गवर्नमेंट मान लो इसी समय जो बिजली में कुछ राहत देती है वो कि भाई जो पार्ले जी बिस्कुट बनाएगा उसको हम बिजली में 50 पैसा छूट देंगे, ठीक है। तो 1 रुपए टैक्स, अब यहाँ 50 पैसा घटाओगे तुम, -0.5, तो तुम्हारा इफेक्टिव कितना हो गया, 4.5। तो ये कौन सा हो गया, ये मार्केट प्राइस, ये मार्केट की, अब मार्केट में ये प्राइस पे आया है, ये उतरा है। और फैक्टर कॉस्ट, समझ में आ रहा नहीं, एकदम क्लियर है दोनों ना। फैक्टर कॉस्ट ऐसी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर हम बोलेंगे तो उसमें है ना, उसमें यानी कि उसमें टैक्स और सब्सिडी नहीं है अभी, मतलब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है कि उसमें टैक्स नहीं जुड़ा हुआ है और उसमें सब्सिडी नहीं जुड़ा हुआ, हाँ, मतलब दोनों चीज का कैलकुलेशन नहीं हुआ है। इसको इन दोनों कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट, अभी लिखवा देंगे हम, ठीक है। तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अभी नहीं जुड़े हुए हैं फैक्टर कॉस्ट पे, जीडीपी, लेकिन और जो मार्केट प्राइस पे जीडीपी होता है उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़े हुए हैं। ये कंसेप्ट क्लियर है, एकदम कहीं कंफ्यूजन नहीं है, तो लिख लो इसको। फैक्टर कॉस्ट तो लिख लिए ना, ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट इज द इनपुट कॉस्ट ऑफ, ठीक। मार्केट कॉस्ट इज इक्वल टू, ऐसे लिखो, मार्केट कॉस्ट इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अब इतना, इसके आगे जो सब्सिडी वगैरह ये सब है अभी हम पूरी डिटेल में जब मेथोडोलॉजी बताएंगे इंडिया में कैसे कंप्यूट होता है तब बताएंगे अच्छे से। उसमें यही सब्सिडी और टैक्स होता है, दो चीज होता है, ठीक है।
समझ में आ रहा है ना ये चीज? यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पे इनकम टैक्स थोड़ी लगेगा। इनकम टैक्स कौन पे करेगा? इस फैक्टर में कौन पे करेगा? कोई भी पे कर सकता है भाई। जो रेंट पा रहा है, जैसे ये मान लो ये जहाँ कोचिंग चल रही है, तो इसके ओनर जो है, तो ये क्या है, अपनी कोचिंग रेंट पे दिए हुए हैं, तो रेंट को कुछ मिलता होगा, ठीक। तो वो जो रेंट पा रहे हैं, क्या पता उसको इनकम टैक्स, यानी इनकम टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट और इंसिडेंस दोनों सेम पर्सन पे पड़े। डायरेक्ट टैक्स को पहचान ऐसी होती है कि उसका जो इंपैक्ट और इंसिडेंस दोनों एक ही पर्सन पे। तो हम अपना इनकम टैक्स किसी और को नहीं बोल सकते कि तुम भर दो, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि उसमें इंपैक्ट इंसिडेंस अलग अलग होता है। जैसे हम, मेरे पे टैक्स लग रहा है तो हम किसी और, जैसे मान लो जीएसटी, सप्लाई चेन में क्या होता है, मेरे पे टैक्स लगा, हम बोल दिए कंज्यूमर पे करेगा, है ना, अपने हिस्से हम पे करेगा, कंज्यूमर पे करेगा, तो इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स तो यहाँ वो लोग अपने इंडिविजुअल लेवल पे देंगे, तो उसमें थोड़ी पार्ले जी का नुकसान। अब मान लो पार्ले जी का सीईओ बोले कि ऐसा यार हमको तो इस साल 1 करोड़ टैक्स पे करना पड़ा, तो पार्ले जी का दाम बढ़ा दो, वो थोड़ी इंपैक्ट करेगा कि वो पर्सनल कैपेसिटी में कितना टैक्स पे कर रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स कंपनी को जो प्रोडक्शन टैक्स, जो जीएसटी लगेगा वो होता है, यानी जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, और सब्सिडी, ठीक है ना। तो ये चीज जो है इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अभी लिखवाएंगे इसको, ठीक। तो यहां तक तो पूरा एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जैसे जीडीपी में बहुत बार क्या होता है, अब ये सब चीज तुम लोग खुद सोचना, जैसे जीडीपी रियल ट्रू मेजर है कि नहीं, इसको लिख लो। इस जीडीपी, लिख लो एक क्वेश्चन, इज जीडीपी इज जीडीपी a true and accurate measurement of growth? Is GDP a true and accurate measurement of growth? इस पे लिख के ले आना, ठीक है। अब नहीं, मतलब अब तुम इसको लिख के ले आना, तुम लोग अपना आर्गुमेंट देना कि है कि नहीं, ठीक है, क्या कमी है जीडीपी में, ठीक। जैसे एग्जांपल तो वो देते हैं कि जीडीपी ग्रो करता है, तो उसमें ग्रो तो कर रहा है, लेकिन वो ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है, पैसा कौन कितना पा रहा है। कोई बहुत ज्यादा पैसा पा रहा है, अंबानी बहुत ज्यादा पैसा है, एक लेबर के पास बहुत कम पैसा है, तो ये एक इनइक्वालिटी वाला इशू। दूसरा, हाँ, या ये भी इशू हो सकता है। दूसरा क्या होता है कि जैसे मान लो कहीं बाढ़ आ गया, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं साइक्लोन आ गया, वहां जो पैसा खर्चा हो रहा है ना उसको बनाने में, रिकंस्ट्रक्ट, वो भी जीडीपी में ग्रो होता है। तो क्या एक्चुअली में वो ग्रोथ होगा? वो तो ग्रो नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें तुम लोग सोच के आना, इसको सर्च करके आना, लिख के आना, ठीक है। ठीक, अब जो है लिखो, हेडिंग डालो न्यू जीडीपी सीरीज। न्यू जीडीपी सीरीज, आज जीडीपी तक ही पढ़ते हैं, ठीक है, बाकी कल जीएनपी उनपी से बताएंगे। न्यू जीडीपी सीरीज, ठीक है। उसमें लिखो चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड, चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड, ठीक। अब देखो पहला उसमें चेंज क्या इंट्रोड्यूस किया गया? बेस ईयर चेंज्ड फ्रॉम, बेस ईयर चेंज्ड फ्रॉम 2004-5 से 2011-12। बेस ईयर चेंज फ्रॉम 2005। अब ये जो बेस ईयर की क्या बात ये कर रहे थे ना, जैसे बेस ईयर, तो पहले क्या था 2004-5 की प्राइस पे हम लोग जो ये हम पढ़ा रहे थे, है ना। तो जैसे मान लो 2008 में अगर जीडीपी कैलकुलेट करना था, तो हम लोग 8 में देखते थे कितना टोटल गुड्स बना, और प्राइस कौन सा लेते थे? 2004-5 वाला। ऐसे ही 9 में जब जीडीपी कैलकुलेट करना होता था, तो फिर 2004-5 वाला। लेकिन अभी हम लोग उसको बेस ईयर को चेंज कर दिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, 2011-12 के प्राइस को लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं हम लोग चेंज, है ना, ताकि मार्केट रियलिटी, क्योंकि चेंजेस बहुत फास्ट हो रहे हैं ना अब तो, जैसे बहुत सारे नए गुड्स एंड सर्विसेज आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है, तो जो हम लोग एक आइडियल बास्केट बनाते हैं गुड्स का, अब ऐसा थोड़ी कि हर चीज का उस बास्केट में रेट लिखा होगा, लेकिन एक जनरल एक बास्केट बना लेते हैं कि भाई इतने प्राइस लेवल है, ठीक है। तो अब वो बास्केट भी, जैसे मान लो हम लोग फूड बास्केट बनाते हैं, ठीक है, तो पहले फूड बास्केट में मान लो वो जो WPI का किसका फूड बास्केट में वो भी था, पान और तंबाकू पे खर्चा, ठीक है। तो अब क्या पान तंबाकू खर्चा उतना नहीं हो रहा है लेबर का, तो वो लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ा डिमिनिश कर दिए। अब ज्यादा लोग फल और फ्रूट खा रहे हैं, है ना, और फल फ्रूट बोल रहे हैं, वो फल और सब्जी खा रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा सब्जी खा, तो उसका वेटेज ज्यादा हो गया, समझ रहे हो। इसलिए वो कॉन्स्टेंटली रिवीजन करना चाहिए। इससे क्या होता है कि ट्रू पिक्चर रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन अब हर साल रिवाइज नहीं कर सकते, तो हर साल रिवाइज करेंगे तो पर्पस ही खत्म हो जाएगा ना उस बेस ईयर का, तो एटलीस्ट हाँ रियल नॉमिनल में हो जाएगा। इसलिए हम लोग अभी 2011-12 को बेस ईयर मानते हैं। तो आज जो भी हम लोग जीडीपी अपना कैलकुलेट करते हैं,
तो उसमें ये देखते हैं कि कितना गुड्स टोटल बना। मान लो 100 यूनिट गुड बना, या मान लो 100 किताब छपा, तो 100 किताब का रेट कौन सा निकालेंगे, 11-12 वाला रेट, और उसे 100 से गुणा कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा 11-12 के कंपेरिजन के हिसाब से हम लोग देखेंगे कितनी जीडीपी हमारी ग्रो कर रही है कैसे, ठीक है ना। तो 4-5 से हम लोग का 2011-12 हो गया, ठीक। ये मेंस में क्वेश्चन आए थे इस बार, इस पे, इसी पे चेंजेस, हाँ न्यू जीडीपी में अभी मतलब इस बार आया था जो हम दिए थे, ठीक है। कैलकुलेशन हैज शिफ्टेड फ्रॉम फैक्टर टू मार्केट प्राइस। कैलकुलेशन हैज शिफ्टेड फ्रॉम फैक्टर टू मार्केट प्राइस। फैक्टर टू मार्केट प्राइस, ठीक है ना। पहले जीडीपी जो निकालते थे हम लोग फैक्टर कॉस्ट में निकालते थे। फैक्टर कॉस्ट मतलब जो चारों लोग को जो पैसा देते थे, मतलब कंपनी के गेट पे तक पार्ले जी बन के खड़ा है, अभी बाहर नहीं गया है, अंदर जितना खर्चा हुआ वो फैक्टर कॉस्ट। अब जैसे बाहर गया उसको टैक्स देना पड़ेगा जो भी है, तो वो मार्केट प्राइस। अभी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड होते हैं, है ना, फैक्टर कॉस्ट में नहीं होता था, ठीक है। तो अभी हम लोग मार्केट प्राइस पे, अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा तो क्या टिक करोगे, मार्केट प्राइस, ठीक है। फिर लिखो तीसरा, अंडर द ओल्ड मेथोडोलॉजी। अंडर द ओल्ड मेथोडोलॉजी, ओल्ड मतलब पुराना वाला, गोल्ड नहीं, ओल्ड पुराने मेथोडोलॉजी से, अंडर द ओल्ड मेथोडोलॉजी जीवीए वाज मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड, समझ जाओ ना, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड वाज कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट। जीवीए वाज कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट। Now it is done at basic prices. Now it is done at basic prices, ठीक है। बताएंगे बेसिक प्राइस का, तो और लिख लो आगे। अब इसी में सब पॉइंट, इसके पॉइंट का सब पॉइंट है, सब पॉइंट, हाँ 3A, ठीक है 3A। जीवीए इज मेजर ऑफ वैल्यू एडेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। GVA is measure of value added in goods and services produced in economy. Produced in economy. Produced in economy, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम लोग क्या देखेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड में जो एडिशन होगा, जैसे मान लो कि किसान एक अपना गेहूं बेचता है जो आटा पीसने वाले को, ठीक है। तो किसान का गेहूं बेचने का जो, जैसे मान लो ऐसे, इसमें क्या होता है, इसमें एडिशन वाला ऐड होता है ना। जैसे मान लो बहुत सारे सेक्टर होते हैं, तो ये मान लो ये है तुम्हारा वो फार्मर, ठीक है। अब फार्मर मान लो 10 रुपए केजी जो है अपना वीट या राइस जो भी बेचा, ठीक है। तो ये कैलकुलेट हुआ। अब राइस गया मान लो इडली बनाने वाले के पास, ठीक है। तो वो अब ये 10 रुपए थोड़ी कैलकुलेट होगा उसमें। अब इडली, उस राइस से इडली बनने में जो प्रोसेस लगा है, वैल्यू ऐड हुआ है राइस से इडली, उतना ही कैलकुलेट होगा। अब इडली मान लो फिर पैक होकर के जोमेटो वाले बेच रहे हैं, ठीक। तो अब वो सिर्फ जोमेटो जितना सर्विस दिया है वही वैल्यू ऐड होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, ये नहीं कि वो सारा, इससे क्या होगा, फिर कंप्यूटेशन खराब हो जाएगा ना कि 10 रुपए की ये खरीदा, अब इडली मान लो बिक रही है 20 रुपए की, ठीक है। तो ये इडली जो है वो 20 रुपए का बिका और राइस जो है 10 रुपए का था। तो एक्चुअल में वैल्यू ऐड कितना हुआ उस कंपनी का, 10 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ ना, ठीक। तो ये 10 रुपए यहाँ कैलकुलेट होगा सिर्फ। अब मान लो ये 20 रुपए की इडली फिर पैक करके 25 रुपए में बिका, ठीक है। तो 5 रुपए का कोई ऐड किया वैल्यू, तो जितना वैल्यू ऐड होता जाएगा उतना ही जुड़ेगा। तो इसको ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड। पूरा नहीं जोड़ेंगे, 25 रुपए यानी 25, 20, 45, 10 इतना नहीं जीडीपी हो जाएगा हमारा। जीडीपी क्या है, वो बेस, वो है ना। ऐसे जीएसटी में भी करते ना, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस आया था उसमें भी तो यही करते हैं, कास्केडिंग इफेक्ट हटाने के लिए, कि जो जिस लेवल पे जितना पहले तो टैक्स दे चुका है उतना डिफरेंस ही पे करेगा वो टैक्स का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। अब इसमें इसी में 3B जो है, जीवीए इज सेक्टर स्पेसिफिक। जीवीए इज सेक्टर स्पेसिफिक। GVA is sector specific, while GDP is calculated by summation of all GVA of all sectors. GVA is sector specific.
while GDP is calculated by summation of all GVA of all sectors. While GDP is calculated by summation of all GVA of all sectors. मतलब जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है तो वहां उस जो वहां का ग्रोथ निकालेंगे ना वैल्यू एड, तो उसको बोलेंगे जीवीए। सारा जीवीए ऐड करके हम लोग क्या बोल देंगे, जीडीपी। तो जीवीए एट बेसिक प्राइस हम लोग निकालते हैं। पहले इसमें हम लोग क्या पढ़े, जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट नहीं, हम लोग जीवीए एट बेसिक प्राइस निकालते हैं। ऐसे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट नहीं, और अभी अब मार्केट प्राइस में निकालते हैं। ठीक, दो चेंज, और बेस ईयर चेंज हुआ। ठीक है, बाकी दो तीन मतलब वैसे माइनर माइनर चेंज ऐसे हुए हैं कि जैसे अब थोड़ा सा डेटा हम लोग ज्यादा इंक्लूड अच्छे से, जैसे MCA21 एक डेटाबेस है ना, ये सब थोड़ा डिटेल है, लेकिन MCA21 डेटाबेस है, तो उससे हम लोग डेटा निकालते हैं कंपनीज कैसे वर्क कर रही हैं। इनफॉर्मल सेक्टर का क्या करते हैं हम लोग कि उसको देखते हैं कि फॉर्मल सेक्टर के हिसाब से ही, देखो इनफॉर्मल सेक्टर का हमारे यहाँ डायरेक्ट डेटा नहीं आता है जीडीपी में, डायरेक्टली वहां सर्वे नहीं होता। उसमें क्या होता है कि कोई एक गवर्नमेंट क्या करती है, कोई एक वो नहीं, प्रॉक्सी समझ लो ना, प्रॉक्सी। जैसे मान लो कि हाँ डायरेक्ट नहीं, जैसे कि अब जैसे मान लो ये चाट वाला नीचे है, ठीक है, तो अब ये चाट वाला खूब बिकने, खाना 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 ना, अब यही सब दिखता है यार, जाते वक्त उतरते ये दिखता है। ठीक है, तो ये चाट वाला नीचे, अब मान लो यहाँ खूब बहुत ज्यादा वो होने लगा, इसका सेल बढ़ने लगा, तो तुम क्या करोगे, तुम एक चीज सोच सकते हो, इस गली से गुजरने ज्यादा लोग गुजर रहे होंगे, तो इसके सेल से तुम इस गली के मूवमेंट का अंदाजा लगा सकते हो, है ना। तो तुम बस इसी के ऊपर एक कैमरा कैमरा लगा दो, तो तुमको एक दिख जाएगा कि हाँ गली में बहुत लोग गुजर रहे हैं। ठीक, ऐसे ही क्या करते हैं गवर्नमेंट इनफॉर्मल सेक्टर के लिए, कोई फॉर्मल सेक्टर को देख करके, क्यों, क्योंकि सब में लिंकेज होता है ना। जैसे मान लो कोई इनफॉर्मल सेक्टर मतलब क्या, जैसे मान लो कोई छोटा सा दुकान है किसी का, या छोटा अनरिकग्नाइज्ड दुकान है, ठीक है, तो वो मान लो बना रहा है वो स्टिकर स्टिकर बना रहा है चिपकाने के लिए, हीरो होंडा का स्टिकर मान लो वो बना रहा है, तो अब हीरो होंडा का स्टिकर हीरो होंडा के पास जा रहा है, हीरो के पास जा रहा है, बाइक के पास वो चिपक रहा है, तो अगर हीरो का बाइक का सेल बढ़ गया बहुत, तो हम ये मानेंगे कि वो जो स्टिकर बनाने वाला जो कंपनी था, जो रजिस्टर्ड नहीं था, उसका भी ऑब्वियसली सेल बढ़ा होगा। बात समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं, ये इसको कहते हैं प्रॉक्सी तरीके से। ठीक है, तो हम लोग जो इनफॉर्मल सेक्टर है ना, उनका हम लोग कैसे निकालते हैं, फॉर्मल सेक्टर से लिंक करके। तो ये भी गवर्नमेंट जो है इसमें अच्छे से कर रही है कि और थोड़ा अच्छे से इनफॉर्मल सेक्टर को, तो इनफॉर्मल सेक्टर वो होते हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, रजिस्टर्ड इन द सेंस कि वो हम हाँ बुक में रजिस्टर नहीं होंगे। डेफिनेशन है ना, अलग अलग डेफिनेशन, जैसे 10 एम्प्लॉय से अगर कम है तो उसको कहेंगे इनफॉर्मल, 10 से ज्यादा है तो फॉर्मल कहेंगे। बिजली यूज कर रहे हैं या बिजली नहीं यूज कर रहे हैं, ये सब सेक्टर अलग अलग चीज होती है। ठीक है, ऐसे ही इसलिए इकोनॉमिक सर्वे में क्या हुआ था, एक बार इकोनॉमिक सर्वे में आया था कि ड्वार्फ बोलता था, जो बौना है ना, तो उसमें वो क्या बोलता था कि हमारे इंडिया में क्या एक टेंडेंसी चल चुकी है, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर को के पास बहुत सारा ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही तुम फॉर्मल सेक्टर में आ जाओगे ना, तो तुम्हें बहुत सारे से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, बहुत सारा चीज तुमको वो चीज फॉलो करना पड़ेगा, वो रूल्स एंड रेगुलेशन तुमको अवॉइड करने पड़ेंगे। तो इसलिए कई सारे कंपनी क्या सोचते हैं कि हम बड़े बनेंगे ही नहीं, हम बौने ही रहेंगे। ठीक है, तो बौने कैसे रहेंगे, तो उसमें क्या करते हैं वो लोग कि अलग अलग कंपनी 10-10 लोग का खोल लेते हैं। ठीक है, उसमें अगर वही 100 लोग एम्प्लॉय हैं लेकिन अलग अलग कंपनी में, लेकिन मालिक एक ही है, तो क्या उनको फॉलो नहीं करना पड़ता है। ठीक है ना, तो यही सब चक्कर में, तो ये समझ रहे हो ना कि ये इनफॉर्मल सेक्टर का कैसे हम लोग डेटा इधर से रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम जैसा एक फॉर्मूला लिख रहे हैं उसको तुम लोग नोट कर लो, तो अपने आप तुम लोग को समझ में आता जाएगा। ठीक, ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज। इतना लिखो पहले, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज। लिख लियो इसको।
यहां तक लिख ली ना, ऊपर ले जाए इसको, ठीक। फिर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यहां लिखो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू समेशन जीवीए एट बेसिक प्राइसेस। ये समेशन का साइन नहीं था, समेशन वाला। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीवीए एट बेसिक प्राइसेस। प्राइसेस बेसिक नहीं बताते, बेसिक प्राइसेस फैक्टर को, पहले जीबीए फैक्टर कॉस्ट पे होता था, अब बेसिक प्राइस होने लगा। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट किसको कहेंगे? जीबीए। यानी जीबीए बेसिक प्राइस को जोड़ के जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकला, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में ये ऐड किए, ठीक है। अब लिखो जीवीए एट बेसिक प्राइसेस इज इक्वल टू, जीवीए एट बेसिक प्राइसेस इज इक्वल टू जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। जीवीए एट बेसिक प्राइसेस इज इक्वल टू जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन, वहां प्रोडक्ट था, यहां प्रोडक्शन है, ठीक है। प्रोडक्शन टैक्स माइनस, ध्यान रखना यही तो बोल रहे हैं तुम एकदम बिल्कुल, प्रोडक्शन उसको लिखो, प्रोडक्शन टैक्स और माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, ठीक, ठीक है। और अब जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू सीई और प्लस पर हो गया एस एम आई प्लस सी एफ सी, ऐसे लिखो, बताएंगे क्या है। सीई प्लस ओ एस स्लैश एम आई प्लस सी एफ सी क्या है? जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू सीई ओ एस, अब बता दे, ओ एस स्लैश एम आई प्लस सी एफ सी, इतना लिख लिए, ठीक। अब लिखो सीई क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। ओ एस है ऑपरेटिंग सरप्लस, एम आई है मिक्स्ड इनकम, और सी एफ सी है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डिप्रिशिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डिप्रिशिएशन। ठीक, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है ना, ऑपरेटिंग सरप्लस या मिक्स्ड इनकम, जो पैसा आया और जो डिप्रिशिएट हुआ, तो वही हुआ ना, जितना हम लोग पैसा दिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, जितना हमारा प्रॉफिट हुआ और जितना हमारा डिप्रिशिएशन हुआ। तो ये अब एक बार दोबारा देखो, सब पढ़ो जरा, जो नीचे से फॉर्मूला पढ़ो, क्लियर है ना। अब बस बचा क्या इसमें? प्रोडक्शन टैक्स एक जगह लिखा है, एक जगह प्रोडक्ट टैक्स लिखा है, बस यही कंफ्यूजन लग रहा होगा, बाकी सब तो क्लियर है ना। देखो यहाँ पे लिखा था क्या? प्रोडक्ट टैक्स, यहाँ पे क्या लिखा था? प्रोडक्शन टैक्स। ये बाकी सब तो एक बार फॉर्मूला दोबारा देख लो, तुम लोग देख लो, एक बार देख लो, हूं नहीं, एक बार उल्टा, उल्टे तरीके से, है ना। प्रोडक्शन तक ना, ठीक है। तो ऐसे अलग से लिख लो, प्रोडक्शन टैक्स या प्रोडक्शन टैक्स या सब्सिडी। तो बेसिकली अब समझ ही लो, देखो देखो प्रोडक्शन टैक्स क्या होता है, इसमें क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। जैसे इसमें कुछ ऐसा टैक्स, जो जैसे कुछ ऐसा टैक्स भी हो सकता है ना कि जितने यूनिट तुम प्रोड्यूस करोगे उतना तुमको हम टैक्स लगेगा। जैसे मान लो एक पैकेट बिस्किट बनाए, कुछ टैक्स लगा, 2 पैकेट 3 पैकेट, पर यूनिट टैक्स लग रहा है, ठीक है। लेकिन मान लो उस पे लैंड पे कोई टैक्स लग रहा हो जहां पे है वो, तो अब लैंड पे तो टैक्स लगेगा ही लगेगा, चाहे तुम 1000 पैकेट बिस्किट बनाओ चाहे, तो जो लैंड वाला टैक्स है जो इंडिपेंडेंट है प्रोडक्शन के,
यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, उसको कहेंगे प्रोडक्शन टैक्स। समझ में आ रहा है? इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, वहां लिख लो प्रोडक्शन टैक्स, है ना। प्रोडक्शन टैक्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, आर इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल, हाँ वहां पे पर यूनिट प्रोडक्ट टैक्स में ऑब्वियस बात है, पर यूनिट, जैसे एक बना, दो बना, 4 यूनिट बना, तो समझ में आ रहा दोनों में। तो प्रोडक्शन टैक्स ध्यान रखना दोनों चीज में। अब ये सब देखो, अभी क्या है, इससे सवाल पूछा नहीं है अभी तक यूपीएससी प्रीलिम्स में, ये प्रोडक्शन टैक्स प्रोडक्ट टैक्स पे, ऐसे नीर पे भी नहीं पूछा था, बहुत साल तक हम पढ़ते रहते, इस साल पूछ लिया, तो इस पे ध्यान देना, ये सब पूछ सकता है। ठीक है, ठीक ठीक है, मेरे ख्याल से हो गया तुम लोग आज, 1 बज गया है ना, है तो भी बहुत पढ़ाने को बचा है, टाइम भी हो गया ना आज के लिए। आज इतना ही करते हैं, बाकी कल अभी कुछ जीडीपी में बचा हुआ थोड़ा बहुत है। अच्छा ठीक है, तो अच्छा ये चीज, एक चीज और ध्यान देना इसमें, जैसे जाते जाते कहाँ गया वो, हाँ। जैसे अब तुम देखो कि जीडीपी अब किस पे डिपेंड करता है, हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से देखो तो एक तो जीवीए पे, ग्रॉस वैल्यू एडेड पे, एक टैक्सेस इनडायरेक्ट, और एक सब्सिडी पे। तो अब जैसे अगर एक सिंपलिस्टिक सबसे ऊपर वाला डेफिनेशन देखो, ये ना, ये इतना ही देखो अभी डेफिनेशन, अरे यार ये तो अजीब ही हो जाता है, हाँ ठीक, ये डेफिनेशन देखो तो इसमें देखो क्या है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, प्रोडक्ट टैक्सेस और प्रोडक्ट सब्सिडीज। तो अब अगर मान लो टैक्सेस बढ़े तो जीडीपी, ध्यान देना है ना, टैक्सेस अगर बढ़ेगा हमारा तो जीडीपी बढ़ेगा, और सब्सिडी कम हुआ तो, सब्सिडी अगर कम हुआ तो जीडीपी बढ़ेगा, क्योंकि तुम सिंपल सोचो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी। अब ये चीज अगर इस पे डिपेंड करेगा, इस पे 3 चीज पे डिपेंड करेगा। तो अगर किसी ईयर बोला जाए जीडीपी बढ़ रहा है हमारा, तो अगर वो ये पूछ दे जीडीपी बढ़ रहा है, इट नेसेसरली मींस दैट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। कैसे सही है? नेसेसरली मींस हो सकता है ये कांस्टेंट रहे, टैक्स बढ़ गया तो, यही एक पिछले साल अभी क्वेश्चन पूछा था कि किसी पे नेसेसरली लगा दिया था, हो रहा था चारों चीज सही, लेकिन नेसेसरली कैसे होगा, हाँ उस पे था डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी पे, डिवैल्यूएशन या डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी पे नेसेसरली मींस, उसमें ये था कि डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी अगर हो रहा है तो इसका नेसेसरली मींस कि हमारा ट्रेड बैलेंस अच्छा हो रहा है। तो बेसिकली डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, थोड़ा सा सुन लीजिए ठीक है, जैसे मान लो करेंसी एक डिवैल्यू हो सकता है और एक क्या हो सकता है, डिप्रिशिएट हो सकता है। 2 चीज होता है ना, करेंसी डिवैल्यू और डिप्रिशिएट। डिवैल्यू कब होता है, जब डेलिबरेटली कोई गवर्नमेंट बोल दे कि आज से रुपया 100 रुपया बराबर $1, इसको कहेंगे डेलिबरेट एक्शन गवर्नमेंट का, वो होगा डिवैल्यू। डिप्रिशिएशन मतलब मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है, आज 70 रुपया अगर रुपया है डॉलर के हिसाब से, कल 80 हो जाएगा, परसों 90, वो जैसा सा मार्केट उतार चढ़ाव होगा वैसा होगा। उसमें क्वेश्चन ये था कि डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी नेसेसरली मींस इंप्रूवमेंट इन ट्रेड बैलेंस। ठीक, तो ट्रेड बैलेंस क्या होता है, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, है ना, या एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो भी कहो, ठीक है। ये ट्रेड बैलेंस हमारा हुआ, तो हमारा ट्रेड बैलेंस अच्छा होने का मतलब क्या है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इंपोर्ट घट रहा है, ये तो कहेंगे ट्रेड बैलेंस अच्छा होना, कि हमारा एक्सपोर्ट जो है, तो जब करेंसी डीवैल्यू होती है, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है। जब करेंसी डीवैल्यू होती है, इसका तुम लोग को हम लॉजिक बताए भी थे एक बार, वैसे भी बस सिंपली ये सोचो कि जब डीवैल्यू हुआ करेंसी तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो ये अब इसमें ट्रेड बैलेंस अच्छा होगा, लेकिन नेसेसरली होगा अच्छा, क्या पता इंपोर्ट बढ़ने लगे, क्या पता किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। यही यूपीएससी टेस्ट किया था और कई लड़के ये मार गए थे, गलत है आंसर। इसलिए तुमसे बोले कि नेसेसरली जब होगा तो जरूरी नहीं है कि नेसेसरली ये बढ़ेगा, या इंक्रीजिंग जीडीपी नेसेसरली मींस इंक्रीजिंग टैक्सेशन, जरूरी नहीं है, या नेसेसरली मींस डिक्रीज इन सब्सिडी, ये भी नहीं है। तो फॉर्मूला में ध्यान रखना 3 फैक्टर हैं जीडीपी के, क्या, तो आइदर ऑफ दिस कुछ भी हो सकता है इसमें, कि नेसेसरली, तो नेसेसरली कोई जरूरी नहीं होगा, तो तीनों में से कोई जरूरी नहीं कि तीनों, जरूरी नहीं थोड़ी कि 3, मतलब या तो वन, हाँ नहीं, तो ये तो देखो इसमें तीनों में कोई भी एक चीज चेंज होगा तभी जीडीपी चेंज होगा,
या तो ये चेंज हो, या तो दो कांस्टेंट रह सकते हैं, एक चेंज हो सकता है, तीनों चेंज हो सकता है, दोनों नहीं कैसे आएगा, तो गलत क्वेश्चन हो जाएगा ना फिर। अच्छा चौथा ऑप्शन नन कर देना, और क्या है कि नहीं, लेकिन वैसे ये तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना फिर, क्योंकि एक चीज तो चेंज होना ही है जीडीपी चेंज होने के लिए। तो ये चीज ध्यान में रखना इकोनॉमिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के प्रीलिम्स के सवाल को सॉल्व करने के लिए, कि तुम एग्जैक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करो। हाँ हाँ वही तो कह रहे हैं तुमको, कि इसमें जैसे तुमको अब कई बार क्या होता है इकोनॉमिक्स में आजकल ऐसा कर रहा है कि जो चार ऑप्शन देगा चारों सही रहते हैं। हाँ बहुत सारे ऐसा, हम जो पेपर तुम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना पास्ट ईयर वाला जो बताया था ना, तो हम रोज 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको, तो हम उसमें कई बार ऐसा पढ़ते तो फंस जाते हैं उसमें यार कि ये कैसे था, तो उसमें चारों ऑप्शन सही होता है, लेकिन सबसे ज्यादा सही कौन सा है इकोनॉमिक्स में, ये ध्यान रखना है। तो ये नहीं आके फिर बहस करना कि सर ये भी तो सही था, आप ये तो बताए थे कि इनकम से, क्योंकि कई बार ऐसा होता, बहुत सारे अभी तुम लोग आगे पढ़ाएंगे कि इनकम बढ़ने से कई बार कोई चीज बढ़ रहा है और इनकम बढ़ने से कोई चीज घट रहा है, दूसरे बेसिस देखोगे तो वो आगे बताएंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये ध्यान रखना कि ये है, ठीक। तो जीडीपी बेसिकली मेरे ख्याल से जीडीपी के बारे में तुम लोग जो है ऑलमोस्ट सब चीज पढ़ ली हो, उसका मेथोडोलॉजी उसका वो, बस जीडीपी का मेजरमेंट कैसा है, अच्छा है खराब है, ये तुम लोग पढ़ के लाना, नहीं पढ़ के ला पाओगे तो हम बता देंगे। इसका ऑल्टरनेटिव भी देख लेना कि क्या होते हैं और जीडीपी के, है ना, और भी ऐसे डालना नेट पे ऑल्टरनेटिव्स ऑफ जीडीपी, तो तुम आ जाएगा बहुत सारा ऑप्शन, ठीक। तो कंफ्यूजन, ठीक है।